प्रपोजल स्लैश ऑफर। डेफिनेशन थोड़ी सी टेक्निकल है, अगर आप डीप में पढ़ें तो देखते हैं एक बार 2.15। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 clause A of the act, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. अब डेफिनेशन क्या है वो एग्जाम में तो नहीं आएगा, पर कंसेप्ट एग्जाम में आएगा, तो हम कंसेप्ट पे फोकस करते हैं। दो एग्जाम्पल लेते हैं पैरेलल। एग्जाम्पल नंबर 1 जो हमारा इनिशियल एग्जाम्पल था, ए बी को बोल रहा है विल यू बाय माय रेड कार, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर आते हैं। ए बी को बोल रहा है, जैसे मैं मेरे कॉलेज का एग्जाम्पल हूँ NM मिठी भाई का, कॉलेज के बाहर रोज़ 8 बजे के आसपास एक साइकिल पे समोसे वाला आता है और अपनी दुकान लगाता है और समोसे बेचता है, फिक्स है 8 o'clock मॉर्निंग। अब सपोज एक दिन वो ऐसे ही सुबह आया और उसने देखा कि उसके आने से पहले ऑलरेडी एक समोसे वाला और है वहाँ पे साइकिल पे जो समोसा बेच रहा है। उसको देख के पुराने समोसे वाले की फट गई कि अभी नया है तो बच्चे इसका समोसा खाएंगे, मेरा सेल्स कम हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो बेचारा जो ए है उसको थोड़ा सा डर लग रहा है। तो ए बेसिकली हमारा पुराना समोसे वाला नया समोसे वाला। अब पुराना समोसे वाला नए समोसे वाले को बोलता है कि भाई देख ऐसा है, ये मेरा एरिया है, मैं सालों से यहाँ पे समोसे बेच रहा हूँ, तू मत बेच। बी बोलेगा एज पर सेक्शन नंबर 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप मुझे रोक नहीं सकते कहीं पे कुछ काम करने से। ड्रॉप आउट था और मैं ये सब सेक्शन 27 तो मेरे बीकॉम के अंदर भी पढ़ाता हूँ, ऐसा समझ ले बीकॉम पास था। ए बोलता है हाँ मुझे पता है, चल सिखा मत। अपन एक काम करते हैं, मैं तेरे को 1 लाख रुपए देता हूँ, तू मुझे यहाँ से 1 किलोमीटर के रेडियस में समोसे बेचता हुआ नहीं दिखना चाहिए। बोल मेरा ऑफर तेरे को कैसा लगा? बी बोलता है बहुत अच्छा लगा, बिना समोसे बेचे मुझे बेसिकली 1 लाख रुपए मिल रहा है, समोसे मैं यहाँ की जगह दूसरी कॉलेज में जाके बेचूंगा, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? एंड अकॉर्डिंगली बी मान जाता है। तो लिखता हूँ यहाँ पे, यहाँ समोसा मत बेच, क्वेश्चन मार्क। दोनों के अंदर नोटिस करते हैं चीज़ों को। इफ आई हैपन टू टॉक अबाउट द फर्स्ट केस, यहाँ पे हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू कुछ करना, विच इज एक्ट। सेकेंड केस के अंदर इट इज एब्सटेन, कुछ ना करना। ये पहली चीज नोटिस करी, करना ना करना। सेकेंड चीज नोट करने जैसी, सर दोनों ही केस के अंदर जो मेरा इंटेंशन है, दैट इंटेंशन इज कि सामने वाला यस बोले। अब वो ये कुछ करने के लिए हो या कुछ ना करने के लिए हो, माई इंटेंशन ऑब्वियसली इज कि सामने वाला हाँ बोले। सर हाँ किस बात के लिए? कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए? और यहीं से उसने डेफिनेशन बना दिया। पढ़ते हैं एक बार डेफिनेशन को। When one person signifies to another, मतलब A B को बोल रहा है, ठीक है, वो ये वाला पॉइंट हुआ। When one person signifies to another his willingness to do A case or to abstain from doing anything, second case, either of the case के अंदर with a view to obtain the assent of that other, किस बात के लिए? कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। He said to make a proposal, very simple। फिर उसके एसेंशियल्स लिखे हुए हैं। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड द प्रोमिसर और ऑफरर। ऑफर करने वाला, प्रॉमिस करने वाला इज प्रोमिसर, ऑफरर। दोनों केस के अंदर हमारे ए
ऑफरर होगा, प्रोमिसर होगा। जैसे फर्स्ट केस के अंदर मैं वापस वहां पे जाऊं अगर, तो ए बी को बोल रहा है कि मैं तुझे बेसिकली 1 लाख रुपए दूंगा, वो प्रॉमिस कर रहा है, ऑफर कर रहा है कि तू यहाँ पे समोसा मत बेच, मैं तुझे पैसे दूंगा। फर्स्ट वाले केस के अंदर वो बोल रहा है मैं तुझे मेरी कार बेचूंगा। तो दोनों केस के अंदर हमारा जो ए भैया है, वो ए भैया हमारे हो गए ऑफरर या प्रपोजर। ठीक है, आगे बात करते हैं। द पर्सन टू whom the offer is made, सामने वाला इज द ऑफरी, एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर इज कॉल्ड प्रोमिसियोर एक्सेप्टर। फिर सेकेंड पॉइंट हमको ऑलरेडी आता है, टाइम वेस्टिंग करने वाले। फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और टू नॉट टू डू समथिंग। एग्जाम्पल देखते हैं। ए विलिंग टू सेल हिज गुड्स एट अ सर्टेन प्राइस टू बी, हमारा फर्स्ट केस। ए इज विलिंग टू नॉट टू डांस इन अ कंपटीशन इफ बी पे सर्टेन सम, हमारा सेकंड केस। तो पॉइंट नंबर 1 हमको आता था, पॉइंट नंबर 2 भी हमको आता है। आगे बढ़ते हैं सर, बिना टाइम वेस्ट करें। थर्ड पॉइंट आता है, द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस विद द व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। सामने वाला बस हाँ बोल दे, इंटेंशन यही होना चाहिए आपका एज एन ऑफरर। वेयर ए टेल्स बी दैट ही डिजायर्स टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2022, it does not constitute an offer of marriage by A to B. To constitute a valid offer, expression of willingness must be made to obtain the assent of the other. Thus, if in the above example A further adds, will you marry me and a question mark, वो फिर ऑफर होगा सर। फोर्थ अगेन हमको आता है, ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। एक्ट पॉजिटिव, एब्सटेन नेगेटिव। Thus, doing is a positive act and not doing or abstinence is a negative act. Nonetheless, both these acts have the same effect in the eyes of law. दोनों के एग्जाम्पल दे रखे हैं। A offers to sell his car to B for ₹3 lakhs is an act of doing, ये हमारा फर्स्ट केस था। So in this case, A is making an offer to B. Example 38. When A asks B after his car meets with an accident with B's scooter not to go to the court and he will pay the repair charges to B for the damage to B's scooter, it is an act of not doing or abstinence. ठीक है, कनेक्ट करते चीज़ों को। आपके दिमाग में तो स्ट्राइक भी नहीं हुआ होगा, पर मैं फिर भी ट्राई करता हूँ। हमने कल एक टॉपिक पढ़ा था, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। जब आगे टॉपिक आएगा यूनिट नंबर 3 के अंदर, तब और डिटेल में आएगा कि सर केस दो तरह के होते हैं। एक होता है कंपाउंडेबल, एक होता है अनकंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल मतलब छोटा मोटा ऑफेंस, अनकंपाउंडेबल मतलब बड़ा बड़ा ऑफेंस। कंपाउंडेबल के अंदर आप पैसे वैसे देके केस को सल्टा सकते हो। बड़े केस के अंदर, जो कल चोरी वाला एग्जांपल था, उसमें इट इज नॉट अलाउड। तो ये छोटा मोटा केस है, इसमें आप कर सकते हो सर। और आगे आएगा तब पढ़ लेंगे अपन एक बार। फिर एग्जाम के क्वेश्चन पे आते हैं। काइंड्स ऑफ ऑफर 4 तरीके के दिख रहे हैं मुझे, एक्सप्रेस, इंप्लाइड, जनरल, स्पेसिफिक। डिफिकल्ट से स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। An offer can be classified as general, special, cross, counter, standing, continuing. Like I said, हम difficult से start करते हैं, which is general offer. हमारा दूसरा केस तो हम लिखेंगे बाद में, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक्स मोबाइल कंपनी। क्वेश्चन में उसको पकड़ पाने का सिर्फ एक ही हैक है, which is न्यूज़पेपर। मुझे अगर कहीं क्वेश्चन में दिखा न्यूज़पेपर ऐसा करके कुछ, तो स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि सर वो जनरल ऑफर की बात कर रहा है। वेरी सिंपल। हम ट्राई करते हैं इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेने का, अगर मुझे मिल जाता है तो। एक्स्ट्रास ये चना फोटोज में ही मिल जाएगा। एक तो दिखा, चल वही खोल लेता हूँ। यस सर, दिस इज जनरल ऑफर। मिसिंग करके लिखा हुआ है और वहाँ पे बोला है उसका नाम, कब से मिसिंग है वो लिखा हुआ है, एंड ऑब्वियसली अगर मिल जाता है तो आपको कहाँ कांटेक्ट करना है, आपको कहाँ मिलेगा वो लिखा हुआ है। तो बोलता है नाम जो भी है, अनीस अंसारी जो भी है, व्हाटएवर, 29/7/23 को माहिम धारावी से गुमशुदा हुआ है। जो इसका पता बताएगा उसको 50,000 का इनाम दिया जाएगा। इस नंबर पर कांटेक्ट करें, एंड नीचे नंबर दिया हुआ है। और इसको दिख रहा है मुझे कि लगाया हुआ है सर किसी पिलर के ऊपर। अब सपोज मैं मेरी बात करता हूँ,
मैं लेक्चर के लिए आ रहा हूँ सुबह सुबह, 7 बजे का लेक्चर है सपोज, एंड पास हो रहा था तो मुझे बेसिकली ये एडवर्टीजमेंट दिखा। उसको देख के मैंने ऐसा रियलाइज़ करा कि अगर मैं आज सुबह 7 बजे से लेके रात को 9 बजे तक भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो भी मैं घर पे लेके जाऊँगा सिर्फ 20,000 रुपये। इससे अच्छा मस्त छुट्टी मारते हैं आज और भैया को ढूंढते हैं। 2.5 टाइम्स कमाएंगे सर अपन, 2.5 टाइम्स। तो फटाक से फ़ोन करा अनीश सर को और बोला कि सर आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट डूइंग गुड। तो और बीच में से खास भी दिया नकली का, और बोला कि सर आज मैं नहीं आ पाऊँगा। सर ने कहा कोई बात नहीं, टेक केयर विश्वनाथ, टेक केयर, कल से आई होप विल स्टार्ट। हाँ हाँ सर कल से तो विल स्टार्ट, मस्त एकदम धमाकेदार। और मैंने फ़ोन काट दिया और फ़ोन स्विच ऑफ, और निकल गए सर इस भैया को ढूंढने। पूरे एरिया में ढूंढा, पहले तो नहीं मिला, फिर पूछा 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 पूछा, ऐसा करके 6-7 घंटे निकल गए और फाइनली भैया मिल गया। सर कहाँ मिला? दारू की दुकान पे बैठा हुआ था, ठीक है, दारू नहीं पी रहा था, वहाँ बैठा हुआ था। भैया को उठाया मैंने और बोला कि चल यार तेरे घर वाले ढूंढ रहे तेरे को, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ फ़ोन करके उनके घर पे पहुँच गया और भैया को हैंड ओवर कर दिया और बोला कि लाओ मेरा 50,000 रुपया। इसे घर वाले बोलते नहीं देंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो यार, मतलब तुम्हारे घर का दीपक ढूंढ के लेकर आया मैं और तुम ऐसे मुझे मना क्यों कर रहे हो? बोलता है ऐसा है, हमने माना कि ये ऑफर है, दिस इज ऑफर फॉर श्योर, पर इसका एक्सेप्टेंस कहाँ हुआ है? आप जब इसको ढूंढने गए थे आपने थोड़ी हमको फ़ोन करके ऐसा बताया था कि मैं ढूंढने जा रहा हूँ, अगर मुझे मिल जाएगा तो 50,000 रुपये मैं ले लूँगा। ऐसा एक्सेप्टेंस कहाँ आया था? तो जब एक्सेप्टेंस ही नहीं आया तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना सर। मैटर कोर्ट में गया एंड कोर्ट से डिसीजन आया कि जनरल ऑफर के केस में अलग से एक्सेप्टेंस नहीं देना होता है। इट इज समथिंग जिसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, और क्योंकि हमने बोला कोई भी इसलिए वर्ड है जनरल। आपको सिर्फ जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको फॉलो करना है, जो मैंने करा था, दैट इज लड़के को ढूंढना और उस नंबर पे फ़ोन करना। अगर मैंने 2 चीज़ें कर दी तो आई एम ऑटोमेटिकली अज्यूम्ड कि मैंने एक्सेप्टेंस कर लिया, एंड अकॉर्डिंगली कोर्ट से ऑर्डर आएगा कि मुझे मेरा 50,000 मिलेगा। तो 2 चीज़ें सीखने को मिली। पहला, सर जनरल ऑफर को कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, और दूसरा, एक्सेप्टेंस इस केस के अंदर इम्प्लाइड होता है। आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं होती कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, नहीं, सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करिए, उसको हम एक्सेप्टेंस मान लेंगे सर। केस पे आते हैं, कार्लिल वाला, वेरी इजी अगेन, यूके का केस लॉ है, जहाँ पे उस टाइम पे जब केस लॉ है बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम चल रहा था पूरे शहर में, तो अकॉर्डिंगली एक कंपनी है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, वो न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट देती है कि आप हमारा एक स्मोक बॉल है, इसको परचेज करो, इसके अंदर हमने बहुत सारी गैसेस रखी हुई है, इसको आप इनहेल करिए, आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और फिर आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा। और खुदा ना खास्ता आपको ये सूंघने के बाद भी सर्दी जुकाम हो जाता है, हम आपको 100 पाउंड देंगे एज रिवॉर्ड। इस एडवर्टीजमेंट को देख के हमारी कार्लिल दीदी ये स्मोक बॉल परचेज करती है, इनहेल करती है, जैसा जैसा कहा था वैसा वैसा करती है, और फिर भी दीदी को सर्दी जुकाम हो जाता है। दीदी कंपनी के पास जाती है कि ब्रो मेरे को मेरा 100 पाउंड दे। कंपनी मना कर देता है, वही सेम रीज़न कि माना हमने कि ये ऑफर था, पर इसका आपने एक्सेप्टेंस कहाँ करा था। मैटर कोर्ट में गया, क्योंकि दीदी ने केस फाइल करा, इसे दीदी का नाम पहले है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, और दीदी केस जीत गई, जहाँ पे कोर्ट ने यही बोला कि सर जनरल ऑफर के अंदर एक्सेप्टेंस इम्प्लाइड होता है, आपको अलग से बोलने की जरूरत नहीं होती उसके अंदर। देखते हैं ये सर, इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज and hence anyone can accept and do the desired act. Carlill versus Carblick Small Company. In terms of section 8 of the act, anyone performing the conditions of the offer can be considered to have accepted the offer. Until the general offer is retracted or withdrawn, it can be accepted by anyone at any time as it is a continuing offer. फिर केस तो बताया उसने मुझे, in the famous case Carblick Small Company advertised in several newspapers that a reward of 100 pound would be given to any person who contracted influenza, मतलब flu, सर्दी जुकाम,
after using the smoke balls produced by the company according to printed directions. One lady, Mrs. Carlyle, used the smoke balls as per the directions of the company and even then suffered from influenza. Held she could recover the amount as by using the smoke balls she had accepted the offer. Done. तो हमने जो 4 पेस्ट में वो कॉलम वॉलम बनाए हैं वहाँ पे आ जाते हैं सर नंबर 2 के ऊपर. नंबर 1 हो चुका है हमारा ऑलरेडी. ये होगा आपका बेसिकली फर्स्ट कॉलम. ये आपका होगा सेकंड कॉलम. हटा रहा हूं. एग्जाम्पल लेते हैं. अबे पंखा बंद करके जाओ. आगे एग्जाम्पल लेते हैं एक और. Let's say we have this guy Pinky. ठीक है भैया हमारे. गर्लफ्रेंड उसकी एक राखी सावंत. ओके. प्लान कर रहा है बेसिकली पिंकी कि आज रात को डिनर डेट पे जाएंगे दीदी के साथ. ठीक है. तो ओल्ड स्कूल की तरह पिंकी ने बेसिकली राखी सावंत को एक चिट्ठी लिखी, लेटर. डियर राखी, जानू, let's go for dinner tonight at the rate Taj at the rate 8 p.m. followed by surprise. और रिंग विंग कुछ देना होगा. ठीक है. तो ऐसा चिट्ठी लिखा भैया ने और राखी साहब के घर पे पोस्ट किया 1 डे इन एडवांस. चिट्ठी पहुंची दीदी के घर पे. रिसीव करने के लिए जब गेट खुला तब हमारी राखी दीदी घर पे नहीं थी, वो ब्यूटी पार्लर गई हुई थी. ठीक है. बहुत ज़रूरत है. तो सर पे गेट किसने खोला? गेट खोला राखी सावंत की मेड ने. चिट्ठी खोली उसने. ठीक है. ब्रीच ऑफ प्रिवेसी. और पढ़ा उसमें लिखा हुआ था कि ताजवाज जाने का है, 8 बजे जाने का है और बाद में मस्त सरप्राइज भी है, ऐसा कुछ. मेड पिंकी बोला यस ऑफ कोर्स. योर्स कामवली. अज्यूमिंग पिंकी मना करेगा. अज्यूमिंग मेड सू करती है पिंकी भैया को कि आपने मुझे ऑफर किया था, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, आप मना कैसे कर सकते हो? कोर्ट ने बोला कि देखो ऐसा है, यहाँ पे राखी लिखा हुआ है, मतलब वो राखी दीदी ही है जो हाँ या तो ना बोल सकती है. ये जनरल ऑफर नहीं है कि कोई भी चलता फिरता कि हाँ चलते चल मजा आएगा, ताज चलते अपन. नहीं, कोई भी हाँ नहीं बोल सकता. जिसको हमने ऑफर दिया है वही उसको हाँ या ना बोल सकता है. एंड अकॉर्डिंगली वो केस लॉ जिसकी हम बात कर रहे हैं विच इज स्पेसिफिक ऑफर या स्पेशल ऑफर, जो भी आपको अच्छा लगे बोलना, उसकी हम बात कर रहे हैं. इसके अंदर भी केस लॉ दिया है आपको, आपने नोटिस करा तो बोल्टन वर्सेस जोन्स करके. एक बार देख लेते हैं. स्क्रीन हैंग हो गया. नाइस. देखते क्या बोलता है. छोटा सा दिया हुआ है. When the offer is made to a specific or an ascertain person, it is known as specific offer. Specific offer can be accepted only by that specified person to whom the offer has been made. ब्रैकेट में बोल्टन वर्सेस जोन्स आगे आएगा तब डिस्कस करेंगे, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे.
तो दोनों में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट सिर्फ एक ही हुआ सर, जनरल को कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, स्पेसिफिक को सिर्फ वही कर सकता है जिसको हमने ऑफर दिया था। बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल। आगे बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ए बी चिट्ठी लिखता है, विल यू बाय माई रेड कार फॉर ₹5 लाख क्वेश्चन मार्क। एक ईमेल लिखता है ए बी को और ईमेल सेंड कर देता है। ईमेल सेंड करके इनबॉक्स देखता है तो उसको ऐसा दिखता है वहाँ पे कि बी का एक मैसेज आया हुआ है, विल यू सेल योर रेड कार फॉर ₹5 lakhs। मैसेज पढ़ते ही मेल पे एकदम खुश हो जाता है। क्यों सर? कंसेंसस एड आइटम है, मेरे को मेरी लाल कार ही बेचनी है, उसको मेरी लाल कार ही खरीदनी है, मुझे 5 लाख में ही बेचनी है, उसको भी 5 लाख में ही खरीदनी है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। घंटा नहीं हुआ, दिस इज क्रॉस ऑफर। अल्टीमेटली व्हाट नीड्स टू बी नोन इज कि सर यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है टुवर्ड्स द एंड और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है। माना तुम्हारे थॉट्स मिल रहे हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बन गया। किसी एक को फॉर्मेलिटी के लिए यस तो बोलना पड़ेगा। वो ए भी हो सकता है, वो बी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और जैसे एक जन कोई यस बोलेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। पर क्योंकि यहाँ पे दोनों बाजू क्वेश्चन मार्क फ्लो हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, उसको हम क्रॉस ऑफर बोलेंगे सर। देखते हैं बुक क्या बोलता है। When two parties exchange identical offers, ठीक है, रेड कार 5 लाख। When two parties exchange identical offers in ignorance at the time of each other's offer, the offers are called cross offers. There is no binding contract in such a case because offer made by a person cannot be construed as acceptance of another's offer. और वही एग्जाम्पल जो हमारा वाला है पढ़ लेते हैं फिर भी। If A makes a proposal to B to sell his car for 2 lakhs and B, without knowing the proposal of A, makes an offer to purchase the same car at 2 lakh from A, is not an acceptance, as B was not aware of the proposal made by A. It is only cross offer, and when two persons make offer to each other, it cannot be treated as mutual acceptance. There is no binding contract in such a case. ठीक है, आगे बात करते हैं। ए ने बी को मैसेज किया, विल यू बाय माई रेड कार फॉर ₹5 lakhs। बी ने रिप्लाई करा, यस आई एम इंटरेस्टेड बट आई एम विलिंग टू पे ₹4 lakhs ओनली। जैसे ये 4 लाख का कोटेशन आया, ये 5 लाख इररेलेवेंट हो गया। अब ए और बी जो बातचीत करेंगे वो इसके ऊपर करेंगे, हाँ या ना। मतलब एक ऑफर था 5 लाख का जिसको बी ने काउंटर कर दिया एक नया ऑफर देके, एंड लाइक आई सेड इट इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। सिंपल भाषा में बात करें तो बार्गेनिंग। बोलते हैं व्हेन द ऑफरी मतलब बी ऑफर्स टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, मतलब एक्सेप्टेंस विद इफ्स एंड बट्स, उसको बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। बोलते हैं व्हेन एन ऑफरी ऑफर्स टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशंस एंड वेरिएशंस in the terms of original offer, he is said to have made a counter offer. Counter offer amounts to rejection of original offer. It is also called as conditional acceptance. Example गंदा सा दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। A offers to sell his plot to B for 10 lakh. B agrees to buy it for ₹8 lakhs. It amounts to counter offer. It will result in the termination of the offer of A. If later on B agrees to buy the plot at 10 lakhs, A may refuse, क्योंकि वो तो लैप्स हो चुका है 10 लाख वाला अमाउंट। ई सबसे आसान पॉइंट मेरे हिसाब से, जैसे सपोज रिपब्लिक डे के आसपास बात करें तो डी मार्ट वाले ने एडवर्टीजमेंट किया न्यूज़पेपर के अंदर जनरल ऑफर कि 25, 26 और 27 जनवरी को हमारे यहाँ पे फ्लैट 50% ऑफ है।
अब मुझे अगर इस स्कीम का बेनिफिट उठाना है तो मुझे इस विंडो में ही जाना पड़ेगा सर। अगर मैं 28 को जाके बोलता हूँ कि मुझे 50% ऑफ चाहिए तो मुझे नहीं देगा। तो द ऑफर वॉज एन ऑफर टिल 25, 26, 27, मतलब इन 3 दिन वो ऑफर स्टैंडिंग था, मतलब ओपन था। किसका बजा बे? बस कर जल्दी बस कर दी, जल्दी से फोन कट जाएगा। रख क्या लाम क्या करूँ, फोन होता मस्त बात करता, मैं लवारी करता। 25, 26, 27 हो गया अपना स्टैंडिंग ऑफर। An offer which is allowed to remain open for acceptance over a period of time is known as standing or continuing or open offer. Tenders that are invited for supply of goods is a kind of standing offer. Very easy. 5 टाइप्स थे। वापस अगर फटाक से बात करें, जनरल के अंदर न्यूज़पेपर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। स्पेसिफिक के अंदर जिसको हमने ऑफर किया सिर्फ वही हाँ या ना कर सकता है। काउंटर के अंदर दोनों बाजू ऑफर फ्लो हो रहा है, विच इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे इट इज बार्गेन। हम हमारे सीक्वेंस से बात करें, क्रॉस ऑफर के अंदर यहाँ पे दोनों साइड से ऑफर फ्लो हो रहा है, विच इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे इट इज बार्गेन। लास्ट वाला इज विंडो, जिसके अंदर आप हाँ या ना कर सकते हो। बस आगे बात करते हैं। एसेंशियल्स, अच्छे पॉइंट। ये करने से पहले इसके बाद लिख तो अपन फटाक से। बोल्टन वर्सेस जोन्स, स्पेशल स्लैश स्पेसिफिक ऑफर, और बीच का पूरा लिखा हुआ पार्ट। When the offer is made to a specific or in a certain person, it is known as specific offer. Can be accepted only by the specific person to whom the offer is made. जल्दी करिए। 1, 2, नहीं। थर्ड इंपॉर्टेंट, सीधा केसों पे आते हैं। So we have this person called गौरी दत्त। लोगों का वॉलेट खोता है, चाबी खोती है, उसका नेफ्यू ही घूम गया, बच्चा ही घूम गया, माँ कसम। कोई बात नहीं, नेफ्यू बेसिकली लॉस्ट। टेंशन में था थोड़ा सा, ढूंढा, ट्राई करा, नहीं मिला। अल्टीमेटली जो नौकर था उसका, लालमन शुक्ला, उसको बोला कि ब्रो तो ढूंढ के लेके आया नेफ्यू को, जहाँ पे भी है वो। लालमन शुक्ला बोलता है ठीक है सर। लालमन शुक्ला गया, 1 दिन हो गया, वापस आए नहीं लालमन शुक्ला भी। भैया को और टेंशन हो गया, फिर उसने दिमाग लगाया, जनरल ऑफर वाला। क्या मैं एक काम करता हूँ, न्यूज़ पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट देता हूँ कि जो मेरा नेफ्यू ढूंढ देगा उसको लेट से हम 1 लाख का इनाम देंगे। और हमने पब्लिश कर दिया न्यूज़पेपर के अंदर फ्रंट पेज पे, ठीक है। मीनवाइल इस लालमन शुक्ला को ये नेफ्यू मिल जाता है, बाजू के घर में ही था, वहाँ पे खेल रहा था, वहीं पे सो गया था, मिल जाता है। लालमन शुक्ला नेफ्यू को लेके वापस आता है गौरद के पास और हैंड ओवर कर देता है। गौरद उसको थैंक यू बोल देता है। लालमन शुक्ला वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद उसकी नज़र पड़ती है इस न्यूज़पेपर के ऊपर, जिसमें लिखा हुआ था कि नेफ्यू ढूंढने वाले को बेसिकली 1 लाख रुपए मिलेगा। लालमन शुक्ला फटाक से वापस इसके पास जाता है, ब्रो 1 लाख। गौरद बोलता है कि काय का 1 लाख, कोई 1 लाख नहीं है, मैं दूंगा तेरे को, काम कर अपना, जा जाके। लालमन शुक्ला चला तो जाता है पर कोर्ट, और डिमांड करता है 1 लाख रुपए गौरद से। केस चलता है, एंड अल्टीमेटली लालमन शुक्ला हार जाता है, गौरद जीत जाता है। कोर्ट ऐसे बोलता है कि सर ऐसा है, 100% ये जो न्यूज़पेपर में है दिस इज जनरल ऑफर, सो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, आप भी एक्सेप्ट कर सकते हो। बट हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब आपने नेफ्यू को ढूंढा था तब आपने इसको पढ़ा ही नहीं था। जब आपने ऑफर देखा ही नहीं था तो उसका एक्सेप्टेंस कैसे हो सकता है? तो जब ऑफर का एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना। जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना तो वो आपको क्यों 1 लाख रुपए देगा सर? एंड अकॉर्डिंगली लालमन शुक्ला केस हार गया। सिंपल भाषा में बात करें तो एक्सेप्टेंस होने के लिए ऑफर
कम्युनिकेट होना चाहिए। मतलब ऑफरर गौरी दत्त है, ऑफरर से वो ऑफरी तक पहुंचना चाहिए, तब जाके ऑफरी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। देखते हैं एक बार। एन ऑफर टू बी कंप्लीट must be communicated to the person to whom it is made, otherwise there can be no acceptance of it. Unless an offer is communicated, there can be no acceptance by it. An acceptance of an offer in ignorance of the offer is not acceptance and does not confer does not confer any right to the acceptor. Case law: G sent his servant L to trace his missing nephew. He then announced, ठीक है, then मतलब बाद में जाके, he then announced that anybody who traced his nephew would be entitled to a certain reward. L traced the boy in ignorance of the announcement. उसको नहीं पता था announcement के बारे में. Subsequently, when he came to know of the reward, he claimed it. Held मतलब कोर्ट का जजमेंट आया. He was not entitled to the reward as he did not know the offer. तो सिंपल भाषा में offer must be communicated. हम काम की बात करते हैं सर. ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम, ये हो गया आपका सेकंड कॉलम. हटा रहा हूं. फोर्थ ऑलरेडी हो गया, फिफ्थ अच्छा पॉइंट है. आगे बढ़ने से पहले हम अगेन लॉजिकली पढ़ते हैं. बोलता है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी. हम 2 पेज आगे जाएं अगर एक्सेप्टेंस की तरफ, ये रहा, उसके अंदर 5वां पॉइंट है शायद, नहीं तीसरा, एग्जैक्ट सेम लाइन से मिलेगा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड. और आप वहाँ पे केस भी देखिएगा, ब्रॉकटन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी. केस में क्या हुआ था, डायग्राम से समझ में आ जाएगा आपको. मैंने जानबूझ कैसा डायग्राम डाला था वहाँ पे, हम सिंपल भाषा में समझते हैं. ए ने बी को एक ऑफर दिया और बी को ऑफर मिल गया, बी को अच्छा भी लगा और बी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया. जिस चिट्ठी पे उसने एक्सेप्टेंस दिया, साइन किया, उस चिट्ठी को उसने अपने ड्रॉर में रखा और ड्रॉर में रख के भूल गया. मतलब उसने वापस ए को बताया ही नहीं कि वो उसको एक्सेप्ट कर चुका है. ए ने वेट करा रीजनेबल टाइम तक और अल्टीमेटली वो ऑफर उसने फिर सी को दिया, जिसने वापस एक्सेप्ट कर लिया और अकॉर्डिंगली इन्हें सी को माल बेच दिया. अब बी ए को सू करता है ऐसा बोलते हुए कि ब्रो जब मैंने एक्सेप्टेंस कर दिया था तो तूने वो सेम ऑफर सी को क्यों दिया. ए बोलता है बेवड़े मुझे बताएगा कौन तूने एक्सेप्ट किया था. तूने एक्सेप्ट किया, अच्छी बात है, थैंक यू, थैंक्स, पर मुझे बता तो सही कि तूने एक्सेप्ट किया. मतलब मैं चीज़ों को और समराइज करूं अगर, तो कुछ इस तरह से कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि यहाँ से यहाँ पे जो ऑफर जा रहा है ये कम्युनिकेट होना चाहिए, ठीक है. यहाँ से यहाँ पे एक्सेप्टेंस आ रहा है, ये भी कम्युनिकेट होना चाहिए, ठीक है. ए से बी के पास जो ऑफर जा रहा है, कम्युनिकेट वाला जो पॉइंट है, वहाँ पे भी है वह केस लॉ लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. यहाँ पे भी है वह केस लॉ ब्रॉकटन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी. तो ये 2 अलग अलग टॉपिक का समरी हो गया, ठीक है. वापस ऊपर जाते हैं, इसको पढ़ लेते हैं एक बार, ये खत्म हो जाएगा वंस एंड फॉर ऑल. द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड. टू कंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन सम परसेप्टेबल फॉर्म, जो पता पड़ सके. एनी कंडीशनल एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस विद वेरिंग और डेविएंट कंडीशंस इज नो एक्सेप्टेंस. Such conditional acceptance is a counter proposal and hence to be accepted by the proposer. The original proposal has to materialize into a contract. Further, when a proposal is accepted, the offeree must have the knowledge of the offer made to him. If it does not have the knowledge, there can be no acceptance. The acceptance must relate specifically to the offer made. Then only it can materialize into a contract. The above points will be clearer from the following examples. देखते हैं. B, a supplier, sent a draft मतलब rough, sent a draft agreement relating to the supply of coal to the manager of railway company, which is Metropolitan Railway, for its acceptance. The manager wrote the word approved on the same and put the draft agreement in the drawer of the table, intending to send it to the company's solicitors, lawyers,
for a formal contract to be drawn up. By an oversight, Hulchuk, the draft agreement remained in the drawer. Held there was no contract, as the manager had not communicated his acceptance to the supplier. और नीचे उसके जैसे ही केस लॉस. ठीक है, तो ये समरी हुआ सर. ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए, ठीक है, केस लॉ. एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना चाहिए, ठीक है, केस लॉ. वापस पढ़ा जाता है. 1 2 3 4 5 पे आगे से हम सीधा. अच्छा पॉइंट, ऑफर मे बी कंडीशनल. मैं जो मेरे कार बेचने की बात करूँ कब से, विल यू बाय माई कार फॉर ₹5 लाख, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप. उसके बाद आप ये लिख सकते हो, आई एम विलिंग टू सेल ओनली इफ यू पे मी कैश. ये हो गया कंडीशन कि मैं बेचने को रेडी हूँ कार, पर सिर्फ तब अगर तू मुझे कैश देगा तो. अगेन लॉजिक ही पढ़ना है, तो एक्सेप्टेंस के अंदर दूसरे पॉइंट पे आना पड़ेगा. एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. अगेन समरी करते हैं सर चीज़ों को लॉजिकली. एक तो ये था, हम दूसरा बनाते हैं. ए बी, यहां से यहाँ पे ऑफर गया. ये ऑफर के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती है. यहां से यहाँ पे एक्सेप्टेंस गया, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं हो सकती. लॉजिक की बात करें क्यों सर, अगर एक्सेप्टेंस में टर्म्स एंड कंडीशन हो गया तो काउंटर ऑफर होता है सर. ठीक है, वापस पढ़ते हैं. An offer can be made subject to any terms and conditions by the offerer. Example दिया अच्छा सा, offerer may ask for payment by RTGS or NEFT etc. Real time gross settlement, national electronic fund transfer, online payment. The offeree will have to accept all the terms of the offer, otherwise the contract will remain invalid. नीचे वाला पॉइंट भी पढ़ लेते हैं साथ साथ में. As per section 7 of the act, acceptance is valid only when it is absolute and unqualified, and is also expressed in some usual or reasonable manner, unless the proposal prescribes the manner in which it must be accepted. If the proposal prescribes the manner in which it must be accepted, then it must be accepted accordingly. ठीक है, इस और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, पढ़ लेते हैं. चलो, M offered to sell his land to N for £280. N replied purporting to accept the offer but enclosed a check of £80 only. He promised to pay the balance £200 by monthly installments of £50 each. It was held that N could not enforce his acceptance because it was not an unqualified one. मतलब qualified था, नहीं चलेगा. एग्जाम्पल काफी अच्छा दिया हुआ है. एक ही एग्जाम्पल में दो एग्जाम्पल हैं सर. एक यहां तक है और एक उसके बाद अलग एग्जाम्पल है. देखते हैं. E inquires from B, will you purchase my car for ₹2 lakhs? If B replies, I shall purchase your car for ₹2 lakhs if you buy my motorcycle for 50,000. जैसे वहां पे if आया, बात बिगड़ गई सर. Here B cannot be considered to have accepted the proposal. If on the other hand, second example चालू हो गया. If on the other hand B agrees to purchase the car from A as per his proposal, subject to, वापस से if आया, subject to availability of valid RC book for the car, then the acceptance is in place. मतलब ये acceptance को valid माना जाएगा. The reason, मैं आपसे कोई चीज़ खरीदूंगा तो मैं obviously आपसे उसका बिल मांगूंगा. बिल मांगना कोई कंडीशन नहीं होता, वो obvious होता है, तो इसको हम कंडीशन नहीं बोलते. तो भले उसने यहाँ पे बोला subject to availability, पर ये कंडीशन नहीं माना जाएगा. This is because expecting a valid title for the car is not a condition. Therefore, the acceptance in this case is unconditional ही माना जाएगा. ठीक है, कौन सा लैंड वाला? हाँ, 100% yes, 100% yes. हो सकता नहीं होगा. अगर उसने पूछा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताओ तो वाइडेबल लिख करेंगे. ठीक है, 5 तक हो गया. 6 ऐसा पॉइंट है, 7 हो गया.
8 पढ़ लेते पहले, 8 बहुत आसान है और 9 10 फिर बहुत डिफिकल्ट है। 8 की बात कर लेते हैं। ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एन ऑफर में भी मेड आइदर बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट। एग्जाम्पल 46 कंसेप्चुअली गलत है पर पढ़ लेते हैं। A boy starts cleaning the car as it stops on the traffic signal without being asked to do so. In such circumstances, any reasonable man could guess that he expects to be paid for this. Here, boy makes an implied offer. बिना कुछ बोले। नीचे वाले 6 examples. A bid at an auction is an implied offer to buy. Second, a transport company runs buses on different routes to carry passengers. This is an implied offer by the transport company to carry passengers for certain fare. कि आप आओ बस में बैठो, हम आपको ले जाएंगे। इम्प्लाइड। ठीक है, 8 में कोई दिक्कत नहीं। 6 पढ़ लेते हैं। मैंने एक मैसेज ड्रॉप किया क्लास में जितने बैठे हैं उन सबको, ठीक है, जितने बच्चे बैठे हैं सबको। मैसेज में लिखा, I want your cell phone at the rate ₹1, and if you don't reply in next 30 minutes, comma, I will consider it as your yes। मैसेज भेजा और तुरंत बोला मैंने, जिसके हाथ में मुझे मोबाइल दिखा उसको क्लास से निकाल दूंगा। ये मैसेज ड्रॉप करते तुरंत मैंने ऐसा बोल दिया, तो सबका मोबाइल अंदर चला गया। फिर मैं वेट करा कब आधा घंटा खत्म हो, और जैसे आधा घंटा खत्म हुआ, सबके मुंह पे 1-1 रुपये का सिक्का फेंका और सबका मोबाइल ले लिया। लॉ में बोलता ऐसा नहीं चलेगा सर। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। आपने ऐसा नहीं करा तो मैं ऐसा मान लूंगा, ऐसा नहीं चलेगा सर। देखते हैं क्या बोलता है। Thus, one cannot say that if acceptance is not communicated by a certain time, the offer would be considered as accepted। नहीं चलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। A proposes B to purchase his Android mobile for ₹5,000, and if no reply by him in a week, it would be assumed, ऐसा कुछ नहीं होता, assume, it would be assumed that B had accepted the proposal. This would not result into a contract। 9 और 10 पे आते सर, दिमाग वाले पॉइंट्स, स्पेशली 10 वाला दिमाग वाला पॉइंट। पहले 9 देख लेते हैं। 9 आसान है। एग्जाम्पल देखते हैं फटाक से। ए ने बी को एक चिट्ठी लिखी। क्वेश्चन 1 पूछा उसके अंदर, विल यू सेल योर रेड कार, क्वेश्चन मार्क। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पूछा, व्हाट इज द मिनिमम प्राइस यू एक्सपेक्ट फॉर योर रेड कार। बी ने यहां से रिप्लाई करा, आई एक्सपेक्ट ₹10 lakhs at least for my red car। ए पहुंच गया बी के पास 10 लाख रुपए कैश लेकर और बोला ला कार दे। बी ने मना कर दिया। फिर ए बी के पास से गया कोर्ट और जाके केस ठोका बी के ऊपर। कोर्ट में जजमेंट आया, ए आप हार चुके हो। रीजन बताया कोर्ट ने, आपने 2 सवाल पूछे, कार बेचेगा और बेचेगा तो कितने में बेचेगा। उसने रिप्लाई करा बेचेगा तो 10 लाख में बेचेगा। ऐसा कहाँ बोलेगा कि बेचेगा। मतलब आपके एंड से 2 क्वेश्चन फ्लो हुए हैं, उसने आपको सिर्फ एक का आंसर दिया है और वहाँ कहीं नहीं लिखा कि उसको कार बेचना है। तो कहीं भी आपके ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है, सिर्फ आपके मैसेज का रिप्लाई आया है, उसको हम एक्सेप्टेंस नहीं बोलेंगे। दैट इज माई पॉइंट नंबर 9। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ mere statement of intention, invitation to offer, a mere communication of information, prospectus, advertisement। ठीक है।
सीधा हमारे पॉइंट पे आते हैं। केस लॉ जो हम बात कर रहे थे ये रहा, बाद में लिख लेंगे, पहले पढ़ लेते हैं एक बार। हार्वी फेसी कहाँ लिखा हुआ है, लिखा ही नहीं, पता नहीं, देखते हैं। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम आंसर टू अ क्वेश्चन। इन दिस केस प्रीवी काउंसिल मतलब कोर्ट ससिंक्टली मतलब बहुत अच्छे से explain the distinction between an offer and invitation to offer. In the given case, the plaintiff through a telegram asked the defendants two questions. पहला, will you sell us bumper hall pen? And दूसरा, telegraph lowest cash price. The defendants replied through a telegram that lowest price for bumper hall pen is 900 pounds. The plaintiff sent another telegram stating we agree to buy bumper hall pen at 900 pounds. However, the defendants refused to sell the property at the price. The plaintiffs sued the defendants contending that they made an offer to sell the property at 900 pounds and therefore they are bound by the offer. However, the privy council matlab court did not agree with the plaintiffs on the ground that while plaintiffs had asked two questions, the defendant replied only to the second question by quoting the price but reserved nahi kara, but reserved their answer with regard to the willingness to sell. Thus, they made no offer at all. Their lordships, matlab judges, held that a mere statement of the lowest price at which the vendor would sell contained no implied contract to sell to the person who had inquired about the price. ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है फिर हावी वर्सेस फेसी। मार्क करता हूं यहाँ पे नंबर 1 यहाँ पे, फिर ऊपर मार्क करते हैं ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम आंसर टू अ क्वेश्चन। नंबर 2, mere statement of the lowest price at which the vendor would sell contained no implied contract to sell to a person who inquired about the price. Number 3 हो गया। वेटिंग बहुत ज़्यादा आसान, एग्जाम में आएगा भी नहीं बट ठीक है, सिलेबस में तो पढ़ लेते हैं। 10वां पॉइंट एग्जाम में आ गया और आ चुका है। डन, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सर एग्जाम के क्वेश्चन पे, विच इज 10th पॉइंट। ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर। मेरे एग्जाम्पल छापा हुआ है, अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल करते हैं इसको। लेट्स से आप अपना 12th का बोर्ड्स का लास्ट एग्जाम देकर बाहर निकले अपने सेंटर से और आपको बाहर दिखा एक आदमी जिसने आपको एक पैम्फलेट दिया। पैम्फलेट में लिखा हुआ था ज्वाइन एनएम और नीचे 100% प्लेसमेंट। आपने ले लिया, बैग में रख दिया, खत्म बात। फिर कुछ टाइम के वक्त बाद आपका रिजल्ट आया और आपने शगुन का 51% स्कोर किया इन योर 12th एग्जाम। इस रिजल्ट के साथ आप सबसे पहले गए मिठी भाई कॉलेज, रिजेक्ट कर दिया सर आपको कि नहीं हो सकता, डोनेशन से भी नहीं हो सकता। बहुत उदास मन से आप फिर गए जेवियर्स। वॉचमैन बोला सर मेरे खुद के 75% है, आप कहाँ अंदर जा रहे हो, नहीं होगा आपका। तो वहाँ भी सर पत्ता कट गया और सडनली स्ट्राइक हुआ कि यार एनएम कॉलेज से एक पैम्फलेट मिला था ज्वाइन एनएम करके, और आप फटाक से भाग के फिर एनएम कॉलेज गए। मैनेजमेंट के मुंह पे आपने 50,000 रुपये फेंका और बोला कि ला मुझे एडमिशन दे। एनएम कॉलेज ने मना कर दिया और आपने आर्ग्यूमेंट करा कि देख भाई ऐसा है, तूने मुझे आके ऑफर दिया, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका,
आप कैसे मना कर सकते हो? मैटर कोर्ट में गया और कोर्ट ने बोला कि ऑफर नहीं है, ये इनविटेशन टू ऑफर है। आप जो 50,000 फेंक रहे हो ये एक्सेप्टेंस नहीं, ये ऑफर है जिसको एनएम मना कर चुका है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको मेरा एग्जांपल बताता हूँ, उल्टा लिखता हूँ, केजे शाह क्लासेस, ठीक है, उसमें था मैं 2018 से 2021 या 22 तक था, नहीं 21 तक था शायद। तो वो लोग क्या करते थे, मुझे गुजरात भेजते थे लेक्चर के लिए, वेरावल हो गया, जामनगर हो गया, वहाँ भेजते थे लेक्चर्स के लिए। अब दोनों जगह पे एक सिंगल सेम प्रॉब्लम था कि लेक्चर टाइम वुड बी शार्प सुबह 7:30 AM एंड मैक्स टाइम रात को ख़त्म होने का 5 PM। 5 बजे लेक्चर ही नहीं होते वहाँ पे। पूछा पे मैं वहाँ पे आनंद सर के थे, उनको मैंने पूछा था ऐसा क्यों, मतलब 5 बजे के बाद। तो बताया कि सर यहाँ पे घरों में ऐसा मानते हैं कि 6 बजे तक लड़की घर आ जानी चाहिए। मैंने कहा माँ कसम। मैंने कहा सर एक्सटेंड नहीं हो सकता? तो सर हो सकता है, चलो अपन 5:30 कर देते हैं। मन में बोला साली इससे अच्छा मत ही करता, क्या 5:30 कर देते हैं। तो ये बेसिकली मेरा टाइम होता था वहाँ पे लेक्चर लेने का। माई प्रॉब्लम वॉज 5:30 PM से लेके 12 AM तक क्या करने का। कोई काम, कितना ही आप वेब सीरीज देख लोगे, कितनी आप मूवी देख लोगे, क्या करोगे यार आप। तो वेरावल तो कुछ घूमने का है ही नहीं, वेरावल मतलब इतना घाट को बस भी छोटा है। जामनगर फिर भी थोड़ा सा डिसेंट है, अच्छा है, थोड़ा बहुत डेवलप भी है, ठीक है। तो जामनगर व्हाट आई वुड डू इज लेक्चर खत्म होने के बाद डिनर के लिए मैं ऐसे वॉक करके जाता था, दूर होता था फिर भी वॉक करके, टाइम कट कैसे तो कटे, और इतना 1-2 किलो का मुझे तो अच्छा ही है। तो आई वुड गो ऐसा पूरा वॉकिंग, और रिटर्न भी एकदम पूरा वॉकिंग आने का, 2 घंटा 3 घंटा निकल जाता था। अब वन फाइन डे जब मैं ऐसे जा रहा हूँ बेसिकली, तो मुझे वहाँ पे 2 फ्लोर का दुकान दिखता है, जामनगर के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत बड़ा ब्रांड, जैक एंड जोन्स का, 2 फ्लोर का, ठीक है, इग्नोर कर, नॉर्मल कर, क्या देखने का, कपड़े कौन पहनता है। बाहर जो मैनिक्वीन था उसके मेल के बॉडी पे एक वी नेक का टी शर्ट था, प्लेन वाइट, और रेड कलर से ऐसे डायगनल्स पे लिखा था सेल। पहली नजर में प्यार हो गया सर, फर्स्ट लव, पहले बार देखा हुआ प्यार हो गया। टाइम तो वैसे बहुत है अपने पास, सीधा अंदर घुस गया और उसने पूछा मुझे रिप्रेजेंटेटिव सर आपको क्या चाहिए, जीन्स टी शर्ट शर्ट क्या देखना। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, बाहर जो आपके मैनिक्यूर ने पहन रखा है मुझे वो चाहिए। उसने गुजराती में बोला कि सर वेचवा माटे नहीं, बेचने के लिए नहीं है ये। मैंने कैसे क्यों बोल रहे हो? बोलते सर ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए होता है, अट्रैक्ट करने के लिए होता है, इसका बिलिंग भी नहीं होता। मैं क्योंकि बिलिंग क्यों नहीं होता? बोले सर QR कोड स्कैन करना पड़ता है बिलिंग के लिए, और इसका QR कोड है ही नहीं, तो इसका बिलिंग ही नहीं हो सकता, हम बेच ही नहीं सकते आपको। बिना बिल के बेच दे? बोले नहीं सर बेच सकते, ये सब बॉम्बे से स्टॉक आता है और यहाँ पे सेल खत्म होती है तो बॉम्बे वापस चला जाता है। मैंने कहा बोलते घूम गई। बोले नहीं सर नहीं बोल सकते। 2 बार उसने फॉर्मली मुझे मना करा। फिर मैं मेरा पैसे का बताया उसको कि तेरे जैक एंड जोन्स के अंदर जो टी शर्ट का प्राइसिंग है दैट वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 800 से लेके मैक्सिमम 2000, मैं तेरे को 2000 देता हूँ, मुझे टी शर्ट चाहिए। उसका ही वो हर्ट हो गया कि मुझे पैसे का दिखा रहे हैं। फॉर्मली उसने बोला कि नहीं था, नहीं होगा, और फिर मैं समझ गया मैं कुछ बोलूँगा तो लात मारेगा मेरे को। मस्त वहाँ से यूटर्न मार के मैं वैसे निकल लिया, और मुझे पता था मैं आगे कर भी नहीं सकता। एंड द रीज़न वॉज सर ये जो डिस्प्ले हो रहा है ये इनविटेशन टू ऑफर है, ये ऑफर नहीं है जिसको जाके मैं बोलूँ कि मुझे चाहिए ही चाहिए, नहीं। डिस्प्ले एट शॉप विंडोज इज इनविटेशन टू ऑफर। आपको बुला रहा है कि आ अपन नेगोशिएट करते हैं, वो आपको ये नहीं बोल रहा कि तो आके इसको ले जा। तो जो भी मुझे दुकान पे दिखता है डिस्प्ले पे, ऑल ऑफ दैट इज इनविटेशन टू ऑफर एंड नॉट ऑफर। तो वो 100% मुझे बोल सकता है कि मुझे नहीं बेचना और मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं रियल वर्ल्ड का।
ये दो एग्जाम्पल रियल थे, तीसरा रियल एग्जाम्पल लेते हैं। न्यूज़पेपर के अंदर कभी भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है, जैसे अभी सपोज मेक माई ट्रिप का सपोज आईपीओ आ रहा है, ठीक है, वो फ्रंट पेज पे एडवर्टीजमेंट देगा जिसमें उसकी सारी ऑफर की डिटेल्स मिलेगी आपको कि कितने शेयर्स हम ऑफर कर रहे हैं, कितने में कर रहे हैं, कितना प्रीमियम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और फिर लिखा होगा काइंडली सब्सक्राइब टू आवर सिक्योरिटीज, ठीक है, ऐसा करके लिखा हुआ है। अब हमको अच्छा लगा, उसका पूरा प्रोस्पेक्टस देख के क्या है तो कंपनी अच्छी है, एंड अकॉर्डिंगली हमने कंपनी के अंदर अप्लाई करा एप्लीकेशन। कंपनी से अलॉटमेंट हुआ नहीं, रीजन इंडिया का पॉपुलेशन। 2019 में सेंसस में आया था कि अगले 5 साल के अंदर इंडिया विल ओवरटेक चाइना, हमने 2 साल में ही कर दिया। खाएगा 5 साल, 2 years, चाइना पीछे, तो अलॉटमेंट हुआ नहीं सर, ठीक है। अब मैं गया सीधा कोर्ट में ऐसा बोल के कि सर देखो ये मेरे पास आया, ये ऑफर लेके जिसको मैंने एप्लीकेशन करके एक्सेप्ट किया, तो ये मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट कैसे कर सकता है? कोर्ट बोलता है 1 मिनट, ये ऑफर नहीं है, ये इनविटेशन टू ऑफर है। तूने जो एप्लीकेशन करा ये ऑफर है जिसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो अल्टीमेटली अब तक एक कंक्लूजन निकल के आया, बुक की लैंग्वेज में बात करूं तो इनविटेशन टू ऑफर प्रीसीड्स द एक्चुअल ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर से ऑफर होता है और ऑफर से एक्सेप्टेंस होता है, ये बुक का लैंग्वेज है। हमको पता लगाना हो कि सर ये पर्टिकुलर चीज ऑफर है या इनविटेशन ऑफर है, वो पता कैसे चलेगा? बोलते हैं सिर्फ एक चीज है सर, आप इंटेंशन देखो। अगर इंटेंशन सामने वाले का बाइंड होने का है, बंध जाने का, तो इट इज ऑफर। अगर उसका इंटेंशन नेगोशिएशन करने का है तो इट इज इनविटेशन टू ऑफर। तो आप सिर्फ इंटेंशन देखिए कि बस हाँ बोलते ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जा रहा है तो वो ऑफर है। अगर आपको बुला रहा है बातचीत करने के लिए तो वो इनविटेशन टू ऑफर है। कितना सिंपल। देखते हैं वो क्या बोलते हैं पॉइंट नंबर 10 के अंदर। ये रहा व्हाट इज, इससे तो डिफरेंस ही पढ़ते हैं, पहले दिमाग की बात करते हैं। ये रहा ऑफर, इनविटेशन, ऑफर, काम की बात जो मैंने पढ़ा है पहले वो पढ़ते हैं। इनविटेशन टू ऑफर इज ऑलवेज एन एक्ट प्रेसिडेंट टू द ऑफर। पहले बाद में उसका उल्टा, एन ऑफर कैन नॉट बी एन एक्ट प्रेसिडेंट टू इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है। फिर सेकंड वर्जन मैंने पढ़ा है आपको, इफ द पर्सन हु मेक्स द स्टेटमेंट हैज द इंटेंशन टू बी बाउंड, बंद जाना, क्या तू हाँ बोल कॉन्ट्रैक्ट में घुस जाएंगे अपन, तो फिर वो ऑफर है। अगर सामने का इंटेंशन है नेगोशिएशन का तो इनविटेशन टू ऑफर है। और ऊपर तो यार मीनिंग लिखा हुआ है, मैं पढ़ लेता हूँ फिर भी। An offer is the final expression of willingness by the offerer to be bound by the offer should the other party chooses to accept it. बाजू में, where a party without expressing his final willingness proposes certain terms on which he is willing to negotiate, he does not make an offer but only invites the other party to make an offer. फिर उसने उसके एग्जांपल्स दिए मुझे, ये रहे। प्रोस्पेक्टस पढ़ा दिया, डिस्प्ले ऑफ गुड्स एट शॉप विंडोज पढ़ा दिया, 2 और पॉइंट पढ़ा रहा है आपको, एडवर्टाइजिंग बाय ऑक्शन सेल्स, जहाँ पे आपको बुला रहे हैं कि तो आ बिडिंग कर, कोटेशन ऑफ प्राइसेस सेंट इन रिप्लाई टू अ क्वेरी रिगार्डिंग प्राइस, मतलब मेनू कार्ड समझ लो। बहुत पैसा होगा, आप होटल में जाएंगे जहाँ पे मेनू कार्ड बहुत बड़ा होगा, आप उसको बोलोगे मुझे ये चाहिए, वो बोलेगा सर स्टॉक में नहीं है, और आप कुछ नहीं कर सकते। जब जो मेनू कार्ड है दैट इज इनविटेशन टू ऑफर। ऊपर नहीं, ठीक है, दैट्स इट। हम फटाक से सर क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं, हमने क्वेश्चन आंसर्स कर ही नहीं अब तक। आर इनवाइट्स हर 10 क्लोज फ्रेंड्स टू सेलिब्रेट हर 25th birthday party on 1st January 2023 at 7:30 p.m. at a well-known restaurant, full stop. All invited friends accepted the invitation and promised to attend the said party. On request of the hotel manager, R deposited 5,000 as non-refundable security for the said party. On the scheduled date and time, 3 among 10 friends did not turn up for the birthday party and did not convey any prior communication to her. R गुस्सा हो गई, enraged with the behavior of her 3 friends, wanted to sue them for loss incurred in the said party. Advice as per the provisions of Indian Contract Act. Social/domestic agreement है, वो फर्स्ट लाइन में आपका खत्म हो जाना चाहिए था सर। यहाँ पे अगर आप
आगे तक पढ़ रहे थे आंसर ढूंढने के लिए, तो आप गधे हो सर। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आते हैं। Would your answer be different if the said party had been a contributory 2023? हाँ मेरा आंसर अलग होता। contributory मतलब ये 5,000 सब मिलके देने वाले हैं, और मैंने सबका एक साथ 5,000 दे दिया, और फिर आप नहीं आए तो आपसे पैसा लूंगी ना। तो यहाँ पे सोशल डोमेस्टिक अग्रीमेंट है और नीचे नहीं है, तो यहाँ वसूल नहीं कर पाएंगे, यहाँ वसूल कर पाएंगे। रीजन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, सोशल स्लैश डोमेस्टिक अग्रीमेंट। ऑल द बेल फॉर लिखने का सेंस था नहीं यहाँ पे। देखते हैं इसने क्या लिखा। ठीक है, कंपल्सरी क्वेश्चन था ये रहा। As per one of the requirements of section number 10 of the act, there must be intention on the part of the parties to create legal relationship between them. आगे जो हमने आपको नोट्स में लिखवाया है एक्जैक्ट ये लिखा है, सोशल और डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ एंड हेंस दे डू नॉट रिजल्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। ये लिखा मैंने आपको। फिर क्वेश्चन रिपीट करा उसने। ठीक है, कंक्लूजन से पढ़ लेते हैं। R cannot sue her 3 friends for the loss incurred in the said party as the agreement between her and the 10 friends was a social agreement and the parties did not intend to create any legal relationship. If the said party organized by R had been contributory party, then R could have sued the 3 friends for the loss incurred in the said party as the agreement between her and her friends would have legal backing, on the basis of which R deposited the advance amount and the parties here intend to create legal relationship. नहीं, मियाँ बीवी वाला कुछ आएगा ना तो उसको कोट करके लाएंगे। December 23, like I said. थ्री का बी, माँ कसम, 3 का बी का 1, 3 मार्क का क्वेश्चन। लिख दें फटाक से, मैं पढ़ता हूँ। A mobile phone was displayed in a shop with a price tag of ₹10,000 attached to the mobile display box. As the price displayed was very less as compared to the MRP of the mobile phone, why a customer rushed to the cash counter and asked the shopkeeper to receive the payment and pack up the mobile phone. The shopkeeper refused to hand over the mobile phone to Y in consideration of the price indicated in the price tag attached to the mobile phone. Y seeks your advice whether he can sue the shopkeeper for the above cause. Ghatta. Invitation to offer. ये देख. An invitation to offer is different from offer. तो सारे पॉइंट्स हमने पढ़े अब तक। कोटेशंस, मेन्यू कार्ड्स पे बोला था मैंने, प्राइस टैग्स, advertisements in newspapers for sale are not offer. They are merely invitation to public to make an offer. An invitation to offer is an act precedent to making an offer. Acceptance of an invitation to offer does not result into a contract, but only an offer emerges in the process of negotiation. Question repeat करा, conclusion पे आते हैं. On the basis of the above provisions and facts, the price tag with the mobile phone was not offer. It is merely an invitation to offer. Hence, it is Y who is making the offer and not the shopkeeper. Shopkeeper has right to reject Y's offer. Therefore, Y cannot sue the shopkeeper for the above cause. एग्जाम का क्वेश्चन 3 मार्क का। आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस बहुत इजी टॉपिक, खत्म करते हैं फटाक से। डिफिकल्ट आएगा यहाँ पे, फट जाएगी सर आपकी। ये पूरे इंडिया में किसी को नहीं आता, आपको भी नहीं आता। आता है तो मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा, आंसर बता देना। यहाँ तक पहुंच जाते पहले। वो इतना डिफिकल्ट है कि एग्जाम में आज तक वहां से क्वेश्चन भी नहीं आया, आज तक टिल डेट कोई क्वेश्चन नहीं आया। सोच। एक्सेप्टेंस, definition of acceptance. In terms of section 2 clause B of the act, the term acceptance is defined as follows. बहुत ही आसान. When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, proposal is said to be accepted. Proposal accepted becomes a promise. हमारा वो डायग्राम जहाँ से हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, एक बहुत ही वाहियात एग्जाम्पल। हम आगे बढ़ते हैं फटाक से। थ्योरी क्वेश्चन 2017-18 में आते थे ऐसे क्वेश्चन, अभी आते हैं पर हम पढ़ लेते हैं फिर भी। रिलेशनशिप बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस।
नाम ध्यान रखते खाली, सर विलियम एंसन। भैया क्या बोलते हैं कि सपोज चम्मच है बेवड़े, सपोज एक चम्मच है और चम्मच के अंदर वी हैव बेसिकली बारूद, गन पाउडर। उसके बाजू में ही वी हैव अ फायर। ठीक है, आगे विलियम भैया बोलते हैं जब तक ये यहाँ पे और जब तक ये यहाँ पे तब तक कुछ नहीं होगा, पर अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। मतलब वो आपको बोलता है कि इसको मान लो ये ऑफर है और ये एक्सेप्टेंस है। जब तक ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिलता तब तक आप अपना ऑफर विड्रॉ कर सकते हो, पर अगर ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाता है, नाउ इट इज टू लेट। नाउ व्हाट वी हैव इज अ ब्लास्ट। लॉ के भाषा के अंदर कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल भाषा में बात करें तो सर ऑफर को जब तक एक्सेप्टेंस नहीं मिलता तब तक ऑफर आप किसी और को भी कर सकते हो, पर अगर सामने वाले ने एक बार हाँ बोल दिया फिर आप बाइंड हो जाओगे। बाइंड मतलब अब आपको करना ही पड़ेगा। नाउ इट इज टू लेट टू विड्रॉ द सेम। जैसे जब तक गन पाउडर और फायर नहीं मिला था आप चम्मच पीछे ले सकते थे, बट एक बार आग में लग गया फिर ब्लास्ट ही होगा सर। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे चम्मच वापस पीछे लेनी है, नहीं, नाउ इट इज गॉन, हो गया सर। तो मेटाफर यूज करके सर विलियम एंसन ने अपन को ये बात सिखाई है। देखते हैं एक बार। Acceptance is to offer what a lighted match is to a train of gunpowder. The effect of this observation is that what acceptance triggers cannot be recalled or undone, but there is a choice to the person who had the train chamach to remove it before the match is applied. It in fact means that the offer can be withdrawn just before it is accepted. Acceptance converts the offer into a promise and then it is too late to revoke it, withdraw karna. This means as soon as the train of gunpowder is lighted, it would explode. Train of gunpowder offer in itself is inert, matlab incomplete. But it is the lighted match, that is acceptance, which causes the gunpowder to explode. The significance of this is an offer in itself cannot create any legal relationship, but it is the acceptance by the samne wala offeree which creates a legal relationship. Once an offer is accepted, it becomes a promise and cannot be withdrawn or revoked. An offer remains an offer so long as it is not accepted, but becomes a contract as soon as it is accepted. और भाई अपने नीचे लिखा कंक्लूजन में offer plus acceptance is contract. अपनी आते से क्वेश्चन थियरी वाले पहले आते थे। लीगल रूल्स के अंदर पहला वाला पॉइंट अब डीप में आया। हम पढ़ चुके हैं इसको वैसे तो, पर अब पहली बार वो केस लॉ आया, तो हम केस लॉ की बात करते हैं। डीप में हम अच्छे से पढ़ते हैं उसको। सो वी हैव दिस गाय कॉल्ड ब्रोकलहर्स्ट, देन वी हैव अ गाय कॉल्ड बोल्टन एंड जोन्स। हम सिंपल भाषा में उसको एबीसी रखते हैं ना। तीन लोग हैं, ए, बी और सी, ठीक है। बी को ए को पैसा देना है, ड्यू है, अब तक बी ने दिया नहीं है। ए बेचारा कब से मांग रहा है, पर बी ने दिया नहीं अब तक। ए दिमाग लगाता है, ए सोचता है बी की एक किराने की दुकान है, प्रोविजनल स्टोर, तो मैं एक काम करता हूँ बी की दुकान से सामान खरीद लेता हूँ और इस सामान के सामने मेरा जो पैसा ड्यू है उसको सेट ऑफ कर देता हूँ। एंड अकॉर्डिंगली ए बी को एक चिट्ठी लिखता है। चिट्ठी में ऑब्वियसली लिखा हुआ है कि मुझे डियर बी, मुझे ये सामान चाहिए।
इन ल्यू ऑफ द डेट, डेट के बदले। जब ए ये चिट्ठी भेजता है उस वक्त बी अपनी ये दुकान बेच चुका होता है सी को। तो जब ये चिट्ठी दुकान पे पहुंचती है, दुकान पे सी बैठा हुआ होता है। सी ए को सारा सामान भेज देता है, आवाज में बोलता है टोटल बिल 10,000। ए की फट जाती है, एक तो साले मुझे मेरा पैसा नहीं मिल रहा, पैसे के बदले में सामान ले रहा हूँ कॉम्प्रोमाइज करके, ऊपर से भी सी मुझसे पैसा मांग रहा है 10,000 रुपए, हद हो गए भाई। ए ने मना कर दिया, मैटर कोर्ट में गया और कोर्ट में जाके सी हार गया, ए जीत गया। कोर्ट ने वही बोला जो मैं राखी सावंत वाला एग्जाम्पल था कि सर यहाँ लिखा था डियर बी, सिर्फ बी ही था जो इसको हाँ या ना कर सकता था। आप एज सी बी को करेगा ऑफर को कैसे हाँ बोल सकते हो? तो ऐसा नहीं है कि आपको गुड्स नहीं मिलेंगे, गुड्स वापस मिल जाएंगे, पैसा नहीं मिलेगा कि वो अपना ए और बी देख लेंगे। तो सी को गुड्स भी मिल जाएंगे और पैसा नहीं मिलेगा, स्पेसिफिक ऑफर। और यही आपका पहला पॉइंट है सर। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड। और वही केस है जो हमने लिखा है नोट्स के अंदर, बोल्टन वर्सेस जोन्स, ये रहा सर। और मेरा जो एग्जांपल था वो यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ, ठीक, वेरी इजी, पढ़ चुके हम इसको ऑलरेडी। सेकंड हो चुका, थर्ड हो चुका, फोर्थ भी पढ़ चुके, मैं फिर भी उसको पढ़ रहा हूँ बस। 6 अच्छा है, हाँ एक 6 ही अच्छा है खाली, बस टाइम पास है सब। पहले 4 पढ़ लेते हैं। जैसा बोला गया था आपको वैसा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो बोलता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड। Where the mode of acceptance is prescribed in the proposal, it must be accepted in that manner. पर फिर आगे कॉम्प्लिकेशंस है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा। ए ने बी को बोला मैं तेरे को मेरी कार बेचूंगा इफ तू मुझे कैश देगा तो। 3 केस बन सकते हैं देख। पहला केस, बी ने ए को कैश दिया, माशाल्लाह। सेकंड केस, बी ने ए को चेक दिया और ए ने मना कर दिया, मतलब बात खत्म हो गई। वो हमको थर्ड केस पढ़ा रहे हैं। सब बी ने ए को चेक दिया और ए ने कुछ नहीं बोला, रादर उस चेक को अपने बैंक में जमा कर दिया, मतलब ए ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब देखो उसने 3 केस को ऐसे थियरी में लिखा गंदा गंदा। वेयर द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रपोजल, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड इन दैट मैनर। But if the proposer does not insist on the proposal being accepted in a manner prescribed after it has been accepted otherwise, that is not in the prescribed manner, proposer is presumed to have consented to accept it। हमारा केस नंबर 3, उसे मना नहीं करा मतलब ऐसा मान लेना उसने एक्सेप्टेड, ठीक है। 5 आसान, एक और आसान पॉइंट। Acceptance must be given within a specified time limit, if any, and if no time is stipulated, acceptance must be given within a reasonable time and before the offer lapses. What is reasonable? वो केस टू केस बेस पे डिपेंड करेगा। अच्छे एग्जांपल्स दिए उसने हमको। 54 पढ़ते पहले। A offered to sell B 50 kgs of bananas at ₹500. B communicated the acceptance after, बेवड़े पागल हो गए क्या 4 दिन के बाद? Such is not a valid contract, as bananas being perishable items could not stay for a period of a week. 4 days is not a reasonable time in this case. 55 इसका उल्टा, यहाँ हम बात करें घर बेचने की, यहाँ पे 4 दिन चलेगा रेट। A offers B to sell his house at ₹20 lakh. B accepted the offer and communicated to A after 4 days. Held the contract is valid. यहाँ पे not valid था, यहाँ पे valid है, क्योंकि घर perishable आइटम नहीं है सर। As 4 days can be considered as a reasonable time in case of sale of house. 6 तो अच्छा पॉइंट है, आता है उसके ऊपर। 7 के ऊपर आते हैं। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट या इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला पिंकी को कि ब्रेक में तू नीचे जा और मेरे लिए मस्त एक वड़ा पाव लेकर आ। पिंकी गया नीचे और आके उसने मुझे हैंड ओवर किया द पार्सल। मैंने खोला उसको, उसके अंदर था खिचड़ी। मैंने कहा बेवड़े क्या लेकर आया तू? बोलते सर शरीर देखो अपना, वड़ा पाव खा खा के वड़ा पाव जैसे हो गए हो, आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए।
हाँ यार क्या मस्त बोल रहे हैं, थैंक्स थैंक्स, मैं खिचड़ी खा लेता हूँ। ये हो गया एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। इम्प्लाइड क्या होता सर? मैंने उसको वड़ा पाव लेने भेजा, वो खिचड़ी लेकर आया, मैंने खोला उसको, खिचड़ी देखा, पिंकी को देखा, वापस खिचड़ी को देखा और उठा के खा गया। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, ठीक है, बिना बोले। देखते क्या बोलता है। Section 8 of the Act lays down that the performance of the conditions of a proposal or the acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered with a proposal constitutes an acceptance of the proposal. This section provides the acceptance of the proposal by conduct, implied, as against other modes of acceptance. Therefore, when a person performs the act intended by the proposer as the consideration for the promise offered by him, performance of the act constitutes acceptance. Example is that when a tradesman receives an order from a customer and executes the order by sending the goods, the customer's order for goods constitutes an offer which has been accepted by the tradesman by sending the goods. It is an acceptance by conduct. आपके बिहेवियर से पता पड़ गया कि आपने उसको एक्सेप्ट कर दिया। बकवास, कभी एग्जाम में आया नहीं, कभी आएगा भी नहीं। 6 अच्छा है सर। बुक के अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ है, मैं आपको 3 पॉइंट पढ़ाऊंगा। सो वी हैव दिस गाय चच्चा, उसका एक नेफ्यू और नेफ्यू का एक एजेंट विच इज ऑक्शनियर। नेफ्यू का बिजनेस है कि वो अपने ऑक्शनियर के थ्रू हॉर्स सेल करता है। मीनवाइल चच्चा से उसको आता है एक चिट्ठी, चिट्ठी में लिखा हुआ है फ्रॉम योर स्टेबल आई वॉन्ट black horse at 30 pounds, and if I hear no more I will consider horse mine। ऐसा चिट्ठी भेजा चचा ने नेफ्यू को। ऑब्वियसली नेफ्यू को 30 पाउंड्स में हॉर्स नहीं बेचना था, पर अब चचा को क्या ही बोले सर। तो नेफ्यू ने ऑक्शनर को बोला कि ब्रो ब्लैक हॉर्स को नहीं बेचना है, उसको साइड में निकाल कर रख देना, वो चचा को दे देता है। ऐसा नेफ्यू ने ऑक्शनर को बोला। ऑक्शनर बोला ओके। नेक्स्ट डे ऑक्शनर ने दिन की शुरुआत होते ही सबसे पहले ब्लैक हॉर्स को बेच दिया। ठीक है, फिर चचा है, नेफ्यू बोला कि ब्रो वो ब्लैक हॉर्स कहाँ पे है। नेफ्यू ने ऑक्शनर को बोला कि ब्रो वो ब्लैक हॉर्स कहाँ पे है। ऑक्शनर ने बोला सर बेच दिया मैंने। तो नेफ्यू ने चचा को बोला सर ऑक्शनर ने बेच दिया वो। चाचा को बहुत गुस्सा आया, ईगो हट हो गया चाचा का, और चाचा गए सीधा कोर्ट और ऑक्शनर के ऊपर सू कर दिया। मैटर चला चला चला, एंड अल्टीमेटली चाचा हार गए, क्योंकि कोर्ट ने बोला नेफ्यू के पास से चाचा को कोई एक्सेप्टेंस नहीं आया था। What nephew chose to do was to remain silent, and silence is not equal to acceptance। ये आपका बुक आपको पढ़ाता है, मैं आपको 2 चीज़ और एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ जो जज को भी नहीं पता, अपन को पता है। पहला, यूनिट नंबर 2 का सेकंड लास्ट टॉपिक, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर चच्चा और ऑक्शनर के बीच में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो चच्चा ऑक्शनर को सू कैसे कर सकता है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यूनिट नंबर 2, ओनली पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर। दर्द है तुम्हारे जीवन में। ये रहा डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लिखा है यहाँ पे क्लियरली, थर्ड पार्टी कैन नॉट सू ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट। अब देख मैं वापस ऊपर आता हूँ, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट होगा नेफ्यू और ऑक्शनर के बीच में, प्रिंसिपल एजेंट का। एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मान ले चचा और नेफ्यू के बीच में घोड़ा बेचने का। इन एनी गिवन केस इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो जब उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो चचा ऑक्शनर को सू कैसे कर सकता है? तो यही गलत हो गया पहली बात। दूसरा, ये चिट्ठी भी तो गलत है। तूने अगर कुछ नहीं बोला तो मैं ऐसा मान लूंगा कि घोड़ा मेरा, घंटा।
ये भी गलत है, ये भी गलत है, पर आपका बुक आपको सिर्फ ये पढ़ा रहा है, तो अपन यही रखते हैं। बाकी आपको ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कंसेप्चुअली कि सर ये भी गलत ही केस के अंदर। ठीक है, ठीक है, हम तो लिखने की बात करते हैं फटाक से। ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम, फेल्टहाउस वर्सेस बिंडे। ये हो गया आपका सेकंड कॉलम, मिया साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। The acceptance of the offer cannot be implied from the silence of the offeree or his failure to answer. ये आपका हो गया थर्ड कॉलम। तो ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। जल्दी करिए सर। ए बी, यहाँ से यहाँ पे एक ऑफर चाहता है। ऑफर इज वही अपना रेड कार ₹5,00,000। ठीक है, 1 मार्च को ए ने ऑफर लिखा, 3 मार्च को ए ने ऑफर पोस्ट किया, 5 मार्च को बी ने ऑफर रिसीव किया, 9 मार्च को बी को ऑफर अच्छा लगा। तब तक वो सोच रहा था। अब क्योंकि ऑफर अच्छा लगा तो 11 मार्च को बी ने एक्सेप्टेंस लेटर लिखा, 13 मार्च को बी ने एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट किया, 15 मार्च को ए को एक्सेप्टेंस लेटर रिसीव हुआ, 17 मार्च को ए ने एक्सेप्टेंस लेटर रीड किया। ठीक है, बेसिकली टाइमलाइन विथ रिस्पेक्ट टू दिस एग्जाम्पल। हमें तो सिर्फ इतना पता लगाना है, वेरी इजी, कि सर ऑफर कम्युनिकेट कब हुआ, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कब हुआ। सोचिए, अपन बात करते हैं 1 मिनट के बाद। ऑफर कम्युनिकेट कब हुआ, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कब हुआ। पढ़ लेना चाहिए अब तक। हाँ दीदी, लास्ट बेंच स्टार्ट करते हैं, बताइए। बेवड़ी क्या बोल रही है पागल लड़की। रॉन्ग आंसर। हाँ आगे वाइट कुछ बोले तेरे को। बहुत ज्यादा गंदा आंसर। हाँ ब्लू कुछ बोले तेरे को। अति भयंकर गंदा आंसर। लड़कों में सर, लड़कियों का हो गया ना हो पाई। लड़कों में हाँ सफेद बोल। बहुत ही गंदा आंसर, बहुत मतलब टट्टी आंसर। हाँ लड़कों में, लड़कों की फट गई, नहीं नहीं आना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। रॉन्ग आंसर।
आंसर पे आते हैं। बस 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 और नहीं रखना बस। लाइक आई सेड, किसी को नहीं आता, ठीक है, और आप पढ़ चुके हो फिर भी आपको नहीं आता। दिस इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। 5 मार्च। तो आपका आंसर 5 मार्च नहीं है, मतलब आगे सुनने का मतलब ही नहीं फिर तो। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, जिसके दीदी बोल रही थी वो सही बोल रही थी, 2 आंसर्स हैं, एक ये है और एक ये है। सिंपल भाषा में बात करें तो दिस इज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर ए, दिस इज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर बी, दिस इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर फॉर बोथ ए एंड बी। ये फाइनल आंसर था सर। बुक में क्या लिखा हुआ है? बुक में आपको जो 2 पेज पढ़ने को दिए थे मैंने, वो पूरा टाइम पास था सर, काम का सिर्फ ये था, बाकी फुल टाइम पास था, फुल। सिर्फ ये काम का था। देखते हैं एक बार, एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं। Let us now come to the issue of when communication of acceptance is complete. In terms of section number 4 of the act, it is complete as against the proposer, मतलब A, when it is put in the course of transmission to him, जो हमारे एग्जाम्पल में हुआ था जब B ने चिट्ठी लिखी थी। When it is put in the course of transmission to him, जो 13 तारीख को हुआ सर, B ने एक्सेप्ट लेटर पोस्ट किया। ओके, आगे देखते हैं। So as to be out of his power of the acceptor to withdraw the same, ठीक है। Acceptance as against the acceptor मतलब B, when it comes to the knowledge of proposal मतलब A, मतलब जब A ने उसको रीड करा तब B के लिए कम्युनिकेशन हुआ, which is 17th, ठीक है। 5th वाला भी पढ़े थे एक बार, वो भी लोगों ने रॉन्ग आंसर दिए, मां कसम हद हो गई। यहाँ पे when the proposal is made by post, its communication will be complete when the letter containing the proposal reaches the person to whom it is made. Mere receiving the letter is not sufficient, he must receive or read the message contained in the letter. Example भी दिया उसने मुझे, he receives the letter on 12th March but he reads it on 15th March. In this case offer is communicated on 15th March and not 12th March. मेरे एग्जाम्पल के अंदर जब उसने रीड करा तभी तो सर ऑफर कम्युनिकेट हुआ, जो दिख रहा है मुझे 5 तारीख। रीड के बारे में अलग से इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो जिस दिन रिसीव हुआ उसी दिन रीड करा ना, कितना ऑब्वियस है। जब उसका इंफॉर्मेशन आपको अलग से नहीं दिया, ऐसा लिखा होता 7 मार्च को रीड करा तो आंसर 7 मार्च होता, पर कुछ नहीं लिखा मतलब 5 को ही रिसीव हुआ, 5 को ही रीड करा। नहीं, 9 को तो उसको ऑफर अच्छा लगा कि मैं इसके मैं कुछ एक्सेप्टेंस देता हूँ, तो अच्छा लगने का डेट है। रिसीव 5 को हुआ, रीड मैं बोला भी था 5 से 9 तक वो सोच रहा था, तो मिल तो 5 को ही गया ना। ये तो हमने बुक से मैच करा। लॉजिक पे आते सर। अरे यहाँ पे देख ले, बुक के अंदर भी जो फर्स्ट एग्जांपल है ये वाला, उसमें उसने कुछ नहीं बोला रीड के बारे में, तो जब रिसीव हुआ तभी रीड करा ना, 12th को ही, सीन को है, ठीक है। तो बस यहाँ पे आते हैं। लॉजिक क्या सर? 5th और 17th का लॉजिक तो वही है, सेम, 100% सेम, विच इज सब मैंने चिट्ठी भेजी, कम्युनिकेशन होगा जब वो पढ़ेगा, बी ने चिट्ठी भेजी, कम्युनिकेशन होगा जब ए चिट्ठी पढ़ेगा। तो ये और ये टट्टी है, दिमाग यहाँ पे है। और कनेक्शन है इसका जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा सर विलियम एंसन वाला, कि सर ऑफर तब तक ऑफर रहता है जब तक वो एक्सेप्ट नहीं हो जाता। एक बार वो एक्सेप्ट हो गया फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर रिवोकेशन नहीं हो सकता। यहाँ पे जब बी ने चिट्ठी पोस्ट कर दी, अब बी के हाथ में भी कुछ नहीं है, ए के हाथ में भी कुछ नहीं है, बोलने का मतलब ए अपना ऑफर अब रिवोक नहीं कर सकता, मतलब ए के लिए एक्सेप्टेंस हो चुका।
तब जब बी ने चिट्ठी पोस्ट करा। कितना लॉजिकल है, प्रीवियस सारे टॉपिक से कनेक्टेड है। तो 5, 13, 17 वुड बी द आंसर्स। वो नेक्स्ट टॉपिक है ना, पहले कम्युनिकेशन समझे, बाद में रिवोकेशन समझेंगे। कम्युनिकेशन पहले, रिवोकेशन कैसे समझ रहे हैं, लोग कम्युनिकेशन में हग रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। पी क्यू, डेट्स बढ़ा देंगे इस बार, 12 डेट कर देते हैं। पी क्यू को ऑफर दे रहा है क्रेडिट कार्ड 5 लाख। ठीक, 5th January P plans to write offer to Q. 7th January P starts to write offer. 9th January P finishes to write offer. P plans to post उसके अंदर offer. 13th P finally posts the offer. 15th January Q receives the offer. 17th Q reads the offer. 20th Q finally makes up his mind to accept the offer. 23/1 Q writes acceptance letter. 25/1 Q plans उसके अंदर to post acceptance letter. 26/1 Q goes but office is closed. Republic Day है ना, Q goes to post publicly national day. Q goes, दोनों में डिफरेंस होता है। Q goes to post letter but post office is closed. 27/1 Q posts the letter. 29/1 P receives letter. 31/1 P reads letter. डन सर। कितनी डेट डाली मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 डेट सर, 14 डेट्स पूरा जनवरी कवर कर लिया। आपको ऐसा लगना चाहिए एवरीथिंग इज नॉइज। साउंड 3 ही है। पहला, जब क्यू ने ऑफर रीड करा, ये सब टट्टी, तुरंत मेरी नजरें ढूंढेगी कि सामने वाले क्यू ने पोस्ट कब किया, विच इज 27। क्यू का पोस्ट करना इज पी के लिए एक्सेप्टेंस, और सीधा 31 पी का रीड करना इज क्यू के लिए एक्सेप्टेंस। कितना सिंपल है। 3 चीजें ढूंढनी है बस क्वेश्चन के अंदर मुझे। आगे इसी के अंदर थोड़ा और डिटेल में जाए अगर, कैसा, ये तो बात हो गई कम्युनिकेशन की। व्हाट अबाउट रिवोकेशन?
सबसे सिंपल आई वुड से, सबसे मतलब सबसे सिंपल। रिवोकेशन के अंदर आपके दो ही तो आंसर हो सकते हैं, रिवोकेशन बाय पी, रिवोकेशन बाय क्यू। एकदम लॉजिकल बोलूंगा, सुनना। सब पी के लिए एक्सेप्टेंस हुआ था 27 को, मतलब पी रिवोक कर सकता है 27 के पहले। क्यू के लिए एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुआ था 31 को, तो क्यू रिवोक कर सकता है 31 के पहले। दो ही डेट सिर्फ। अगेन लॉजिक तो वही विले मेंशन वाला कि सर ऑफर तब तक ऑफर है जब तक वो एक्सेप्ट नहीं हो जाता। एक बार एक्सेप्ट हो गया फिर आप कुछ कर नहीं सकते। तो पी के लिए एक्सेप्ट हो गया 27 को, तो पी ऑफर रिवोक कर सकता है 27 के पहले तक। क्यू एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है 31 के पहले तक। कितना सिंपल है। फिर एक और कॉम्प्लिकेशन आता है उसमें। जैसे सेम एग्जांपल के अंदर हम कंटिन्यू करें अगर 27 तारीख से, ठीक है, इसको मैं भी छोटा कर देता हूँ, बाद में बड़ा कर दूंगा। हम्म 28 जनवरी को क्यू को रियलाइज हुआ कि उसके पास बेटर ऑफर्स अवेलेबल हैं, तो उसको बेसिकली अपना एक्सेप्टेंस रिवोक करना है। ये उसको 28 को रियलाइज हुआ, पर 27 को हमने चिट्ठी लेटर पोस्ट कर दिया था। कोई दिक्कत नहीं है सर, 28 को स्पीड पोस्ट कर दो। अब सपोज स्पीड पोस्ट करा तो पहुंच गया 28 को, रीच्ड, और 29/1 को रीड कर लिया पी ने। लेटर पहुंचा 31 को, स्पीड पोस्ट पहुंचा 28 को, जिसको रीड करा 29 को। तो एक आपने रीड करा 29, एक रीड करा 31। अब क्योंकि आपने पहले 29 रीड करा तो दिस इज फाइनल आंसर, मतलब एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने एक्सेप्टेंस के पहले रिवोकेशन का लेटर पढ़ लिया, मतलब रिवोकेशन इज फाइनल, एक्सेप्टेंस नहीं है। फिर बोलता है कि सर हमने स्पीड पोस्ट करा, तो यहां से दूसरा केस बनाते हैं। स्पीड पोस्ट पहुंचा 31 तारीख को, पोस्ट से भी लेट, लेटर से भी लेट, और 31 को ही रीड करा, तो 31 को रीच्ड, 31/1 को ही रीड, तो ये भी 31/1 को और मेन वाला भी 31/1 को। तो 31/1 को हमारे पास बेसिकली दो चिट्ठियां हैं, एक हाँ वाला एक ना वाला। अगर हमने हाँ वाला पढ़ा 10 बजे और ना वाला पढ़ा 11 बजे तो हाँ माना जाएगा। सर मेरे सामने दोनों चिट्ठियां आई साथ में 10 बजे, अभी क्या करने का? लॉ बोलता है इट विल ऑलवेज बी क्रॉस क्रॉस। आपका ऐसे ही बोलता है बी कॉम वाला आंसर जो पहले पढ़ा। तो हमको इस एग्जाम में ये लिखना है, पर हम ऐसे का लॉजिक सोचते हैं, मतलब लॉ मेकर का कितना उसने दिमाग लगा के लिखा होगा सर, तो आप तो सोच भी नहीं सकते उस लेवल का कि उसने ऐसा क्यों लिखा कि मना कराया जाएगा। टॉपिक के स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा ऑफर के डेफिनेशन में। ऑफर इज ऑलवेज मेड विद द इंटेंशन के सामने वाला हाँ बोले, तो पी तो हमेशा यही बोलेगा ना मैंने हाँ वाला पढ़ा। पी तो हमेशा यही बोले, भले उसने बाद में हाँ वाला पढ़ा होगा, पर वो तो ऐसा ही बोलेगा मैंने हाँ, क्योंकि उसको तो यही चाहिए था कि सामने वाला हाँ बोले। तो ऑफर तो हमेशा ये बोलेगा मैंने एक्सेप्टेंस पहले पढ़ा। इसी लॉ में क्या बोलता है कि नहीं हम मना मानेंगे। आपका ऐसे एकदम चिल रिलैक्स, वो बोलता है ब्रो जो पहले पढ़ा, अपने लाइफ में लोड नहीं लेने का। ठीक है, हो गया सर। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस, इतना सही तो है। इसी को अच्छे से लिख लेते हैं। इसके अंदर मैं सिर्फ 9 मार्च को डिलीट कर देता हूँ।
ठीक है। एक्सेप्टेंस फॉर ए, acceptance for B, offer for A and B. नहीं तो वो डेट्स देगा ना, तो उसके हिसाब से। आगे बस यूनिट वन खत्म होने को आया। यहाँ पे दो टॉपिक बचे और यूनिट आपका खत्म हो जाएगा सर। सिर्फ दो टॉपिक, एक स्पेशल कंडीशंस और एक मोड ऑफ रिवोकेशन, बाकी हमारा सब कुछ हो गया। खत्म करते हैं और क्लास एंड करते हैं यूनिट नंबर वन खत्म होने पे। यूनिट नंबर टू बहुत इंपॉर्टेंट है, कल स्टार्ट करेंगे फ्रेश माइंड से। पहले खत्म कर लीजिए जो आसान टॉपिक है। 6 से 7 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, बना नहीं है बहुत टाइम से पर बन सकता है। विच बेसिकली सेज मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। आप ऑफर कब रिवोक कर सकते हो, कैसे रिवोक कर सकते हो, कब ऑफर रिवोक हो जाएगा। 3-4 आसान पॉइंट्स है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। पहला सबसे आसान, नोटिस ऑफ रिवोकेशन, कि भाई मुझे ये ऑफर आपको नहीं देना, दैट इज नोटिस ऑफ रिवोकेशन। ठीक है। दूसरा अभी भी पढ़ के आ रहे सर, बाय लैप्स ऑफ टाइम। हमने आपको 3 दिन दिए थे एक्सेप्ट करने के लिए, आपने 3 दिन में एक्सेप्ट नहीं करा, ऑफर लैप्स मतलब रिवोक हो गया। तो या तो आपने सामने वाले को बोल दिया कि मैं ऑफर अपना वापस ले रहा हूँ क्योंकि उसने एक्सेप्ट नहीं किया था तब तक, तो आप बोल सकते हो। या फिर टाइम खत्म हो गया, या फिर सर आपने ऑफर के अंदर एक कंडीशन डाली थी, वो कंडीशन सामने वाले ने फुलफिल ही नहीं करी, तो ऑटोमेटिक ऑफर रिवोक हो गया। बहुत ही प्यारा एग्जांपल दिया हुआ है, दिमाग वाला। सपोज वेयर ए proposes to sell his house to B for 5 lakh provided, ये कंडीशन हो गई प्रेसिडेंट, provided B leases his land to A. If B refuses to lease the land, the offer of A is revoked automatically. तो एक कंडीशन डाली थी, अगर तू मुझे अपना जमीन किराए पे देगा तो मैं तुझे मेरा घर बेचूंगा 5 लाख में। उस वाला ने किराए पे नहीं दूंगा तो घर नहीं बेचूंगा। कितना सिंपल है। तो बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। ठीक है। फिर नीचे जाए बिना दिमाग में आना चाहिए ऑटोमेटिकली काउंटर ऑफर। सर काउंटर ऑफर करते ही ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाएगा, वही चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा सर मौत वौत हो गई, डेथ हो गई, तो भी ऑटोमेटिकली ऑफर रिवोक हो जाएगा। फिर सब्सिक्वेंट सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई तो भी ऑफर रिवोक हो जाएगा। तो गंदे गंदे पॉइंट नीचे दिए हुए हैं। बाय डेथ और इंसैनिटी, बाय काउंटर ऑफर, बाय सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। अभी चौथा पॉइंट तो ऊपर जैसा ही है, by non-acceptance of the offer according to the prescribed or usual mode, तो ऊपर जैसा ही हो गया। तो बेसिकली 7 तरीके हैं जिससे आपका ऑफर रिवोक हो सकता है, वो 7 के साथ आने चाहिए। ऊपर के 3 दिमाग वाले हैं, सामने को नोटिस दिया आपने कि भाई मैं आपका ऑफर वापस ले रहा हूँ अपना। दूसरा सर ऑफर का एक वैलिडिटी पीरियड था, स्टैंडिंग ऑफर जैसा, 3 दिन खत्म हो गया, आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो ऑफर लैप्स। तीसरा आपने एक कंडीशन थी ऑफर के अंदर, वो सेटिस्फाई नहीं करी, ऑफर लैप्स। फिर बाकी इजी है, सर डेथ हो गई, सर वो चीज़ इलीगल हो गई, काउंटर ऑफर हो गया। ठीक है, वो सारे पॉइंट जिससे आपका ऑफर ऑटोमेटिक रिवोक हो जाएगा। इसको एक क्वेश्चन आया था सितंबर में शायद, पता नहीं, 2 मार्क का क्वेश्चन, इतना मुझे पता है, ढूंढना पड़ेगा। हाँ 2 मार्क का,
कंपल्सरी क्वेश्चन है. Mr. A offered to sell 25 chairs to Mr. B at 1500 per chair on 12th Feb. A promised B that he would keep the offer open till 15th Feb. However, on 13th Feb, he sold those chairs to Mr. C at 1700 per chair without the knowledge of B. Mr. B communicated the acceptance on 14th Feb. Advise with reference to provisions of Contract Act whether B can claim damages from A. हाँ दीदी, फर्स्ट बेंच, क्या लगता है विमेन एम्पावरमेंट आपको? हाँ या ना? जल्दी बोल. कुछ नहीं लगता है. पीछे दीदी क्या लगता है? प्रियांशी दीदी. बेवड़ी तो अब तक क्या कर रहा था तूने? बाजू में. हाँ या ना? पीछे. बाजू में. बाजू में बोलना पागल, जल्दी. हाँ बाजू में. पता ही नहीं क्या चल रहा है लाइफ में. वाइट. हाँ बाजू में वाइट. पीछे दोनों लड़कों पिंकी. हाँ आगे. हाँ आंसर इज ना. वही तो फर्क है ना सर जीवन में हमारे. कितना दर्द है. अगर इतना आसान आंसर होता तो कंपलसरी क्वेश्चन में क्यों ही पूछता, जिसका आंसर एक लेमैन दे सकता है. हाँ बराबर. हाँ ओके. किसी किसी बात पे मतलब कंसेप्ट ही है सर अपने. घुमा फिरा के कंक्लूजन एक ही था, टेबल स्पून और फायर वाला, कि सर जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होता तब तक आप कुछ भी कर सकते हो. बी कम्युनिकेटेड द एक्सेप्टेंस फॉर द अबव ऑन 14th Feb. जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होता तब तक ऑफर रिवोक हो सकता है. हमने वो चीज़ 14 फरवरी एक्सेप्टेंस के पहले 13 फरवरी किसी और को बेच दिया. किस बात का डैमेजेस भाई? तूने एक्सेप्ट करा होता उसके बाद बेचता तो समझ में आता डैमेजेस. मैं बाइंड हो जाता तेरे एक्सेप्टेंस पे. जब तूने एक्सेप्टेंस करा नहीं उसके पहले अगर मैं इसको बेच दूँ तो मैं थोड़ी बाइंड हुआ भाई. उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने तुझे कुछ भी बोला कि हाँ ओपन ओपन तो करना, आराम से करना. पागल है क्या? बिजनेस वर्ल्ड के अंदर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं फटाक से उसको बेच दूंगा. मैं थोड़ी वेट करूंगा हाँ तू हाँ बोलेगा. तूने ना बोलता बेवड़े मेरे को क्या करने का फिर? वो भी गया तू भी गया. एक्सेप्टेंस के पहले आप कुछ भी कर सकते हो. डैमेजेस नहीं आएगा. 100% क्लास में होगा. ठीक है, आंसर देखते हैं. वो दीदी अब तक क्वेश्चन ही पढ़ रही. कौन कौन थी? हाँ क्वेश्चन ही पढ़ रही अब तक. ये रहा सर, पढ़ सकते हैं आपको पढ़ना है तो. पढ़ लिया. लास्ट पॉइंट, स्पेशल कंडीशंस. किस लॉ है वहां पे? ये रहा एक, ये और ऊपर एक और आएगा. भाई ये रहा. दो केस लॉज हैं लिखने के लिए. पहले डिस्कस कर लेते हैं. ये रहा सर, रियल एग्जांपल देखते हैं. अपने लोकल के पीछे का साइड, इस पे लिखा हुआ है कोर्ट PNR number for inquiries, cancellations, modifications. The ticket is valid only if travel authority quoted first wait list RAC blah blah blah. ticket not transferable, modification wait list ticket another. ठीक है, मेरे को पढ़ना था थर्ड लास्ट पॉइंट. सीधा उस पे आते हैं. Senior citizens availing concession should produce on demand some proof of age during journey, otherwise difference of concessional and non-concessional fare should be charged. तो सपोज एक बुढ़ा है 65 साल का, वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है और उसने सीनियर सिटीजन के कोटे के अंदर टिकट करवाया हाफ द प्राइस पे. पर उसने खुद को मेंटेन अच्छा करा हुआ है, उसे यंग दिख रहा है, 50-55 का दिख रहा है. पकड़ा उसको टीसी ने, बोला कि टिकट दिखाओ. टिकट दिखाया तो कंसेशनल रेट था आधे भाव पे. टीसी ने बोला कि आपका प्रूफ ऑफ एज दिखाओ. बुढ़ा बोलता है कि मैं कैरी नहीं कर रहा हूँ. टीसी बोलता है कि लाओ तो डिफरेंस जो है आधा वो आप हमको दे दो. बुढ़ा बोलता है क्यों बे?
बोलते हैं टिकट के पीछे लिखा हुआ है क्लियरली कि आपको अपना प्रूफ ऑफ एज कैरी करना है अगर आपको कंसेंट सर्टिफिकेट चाहिए तो, और जब मांगेंगे देना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है। बुढ़ा बोलता है मैंने नहीं पढ़ा इसको। टीसी बोलता है हम क्या करें, आपने नहीं पढ़ा तो हमने इस पे पीछे लिख के दिया, हम ऐसा मान लेंगे आपने पढ़ लिया, आपने नहीं पढ़ा वो आपका प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। 100% सेम लॉजिक स्पेशल कंडीशन के अंदर। आपने टिकट के पीछे लिखा हुआ पढ़ा हो कि ना पढ़ा हो आपका प्रॉब्लम है, हम तो ऐसा मान लेंगे कि हमने आपको बता दिया, which is communication of special conditions. Sometimes there are situations where there are contracts with special conditions. These special conditions are conveyed tacitly, bina bole, and the acceptance of these conditions are also conveyed by the offeree again tacitly or without even realizing it. Example, where a passenger undertakes a travel, the conditions of travel are printed at the back of the tickets. Sometimes these special conditions are brought to the notice of passenger, sometimes not. In any event, passenger is treated as having accepted the special conditions the moment he bought the ticket. आपने पढ़ लिया ऐसा मान लेंगे, accept कर लिया ऐसा मान लेंगे. When someone travels from one place to another by air, it could be seen that special conditions are printed at the back of the air ticket in small letters. Sometimes these conditions are found to have been displayed at the notice board of the airline office, which passengers may not have cared to read. The question here is whether these conditions can be considered to have been communicated to the passengers of the airlines, and can the passengers be treated as having accepted the conditions. The answer to the question is in affirmative, matlab yes, and was held in Mukul Datta versus Indian Airlines, where the plaintiff had travelled from Kolkata by air and the ticket bore, matlab bears में लिखा हुआ था, conditions in fine print. फिर अच्छा पॉइंट, but such terms and conditions should be reasonable. जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने अप्रोच करा एक ड्राई क्लीनर को और उसको जाके हमने बोला कि हमारी ये लेट्स से कुर्ता है महंगा 15,000 का, इसको ड्राई क्लीन करने का है। ड्राई क्लीनर बोला ठीक है सर 2 दिन बाद आ जाना, और ये लो आपका एक्नॉलेजमेंट। मिस्टर ए एक्नॉलेजमेंट लेता है और चला जाता है, 2 दिन बाद आता है, आके अपना कुर्ता मांगता है। ड्राई क्लीनर बोलता है सर सॉरी खो गया, पर आप टेंशन मत लो, ये लो 2,250 रुपये। ये बोलता है ये क्या है, बोलते सर कंपनसेशन। मैंने कहा साले 15,000 का कुर्ता था, ये क्या है 2,250। बोलते सर आपको जो एक्नॉलेजमेंट दिया था ना उसके पीछे देखो क्या लिखा है। हमने क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ लॉस ऑफ गुड्स 15% विल बी रिफंडेबल। तो ये 15,000 का 15% है सर, हमने कैलकुलेट करके दिया आपको मस्त। एक कोड जाता है जहाँ पे ड्राई क्लीनर वाला आर्ग्यूमेंट रखता है स्पेशल कंडीशंस, कि सर हमने इसके पीछे कुछ लिख दिया, आपने पढ़ाओ कि ना पढ़ाओ आपका प्रॉब्लम है, हम तो ऐसा मान लेंगे आपने पढ़ लिया उसको एक्सेप्ट कर लिया। कोर्ट बोलता है नहीं, माना ये स्पेशल कंडीशंस है बट दे ऑट टू बी रीजनेबल। ऐसे तो आप पीछे कुछ भी लिख दोगे और किसी नादान को ये नहीं पढ़ा जिसने उसका फ़ायदा उठा लोगे। जैसे अगर ये अलाउड होता सपोज, तो ये तो स्टार्टअप आइडिया हो गया कि सर आप एक लोकेशन में जाओ, लोगों से कपड़े लो, बोल दो घुमा दिया और उसको 15% दे दो, 85% का प्रॉफिट मार्जिन। फिर जब नज़र में आ जाएंगे घाटकोपर में सपोज वेस्ट में, कोई बात नहीं, घाटकोपर ईस्ट चले जाएंगे, वहाँ नजर आ जाएंगे, कोई बात नहीं, नाहौर जाएंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ, अपन थाने भिवंडी जब जहाँ जाते पहुँच सकते पहुँच जाएंगे। कितना अच्छा स्टार्टअप आइडिया है। बोलते हैं नहीं सर, माना स्पेशल कंडीशन होता है बट दे ऑट टू बी रीजनेबल, अनरीजनेबल नहीं हो सकता। जैसे शायद पता होगा आप में से कुछ को, तो मेरे साथ तो धोखा हो चुका है ऑलरेडी। पीवीआर के अंदर आप कभी जाएंगे अगर फ्राइडे, सैटरडे या संडे, तो पॉपकॉर्न एंड कोल्ड ड्रिंक के ऊपर फ्री रिफिल होता है। गरीबों फ्री रिफिल अनलिमिटेड होता है। अब मैं जब गया मेरी वाली के साथ, तो बेसिकली बॉट दोनों, पॉपकॉर्न का टब भी एंड कोल्ड ड्रिंक भी।
अब गोली तो ऑब्वियसली रिफिल नहीं करवाएंगे, शुगर वुगर एक बार ले लिया बहुत हो गया, ठीक है। मैंने और मेरे डिसाइड किया कि कम से कम आज 3 बकेट खाएंगे, लंच डिनर बाहर में जाए, कम से कम 3 बकेट खाने का है। गए अंदर, मूवी तो क्या ही देखी हमने, बात कर रहे थे और पॉपकॉर्न खाया, ठीक है। 20 मिनट के अंदर पहला टब खत्म। एकदम होशियारी से चौड़ा होकर मैं बाहर गया रिफिल करवाने के लिए, मना कर दिया मेरे को। मैंने कहा क्यों सर? तो सर आपने मीडियम टब लिया है, फ्री रिफिल सिर्फ लार्ज के ऊपर है। मैंने कहा कहाँ लिखा हुआ है? तो सर टिकट के पीछे लिखा हुआ है। मैंने देखा सही में लिखा हुआ था स्पेशल कंडीशंस। मेरे को तो पता है मैं आर्ग्यूमेंट करूंगा, कोई सेंस नहीं है, वो सही बोल रहा है। फिर मैंने एक और मीडियम टब खरीदा, अंदर जाके बोला कि देख मैं रिफिल करवा के लाया, और फिर उसको धीरे धीरे खाया, ठीक है। केस कौन सा सर? ये रहा, लिलीवट वर्सेस मन्नू स्वामी। देखते एक बार क्या बोलता है। P delivered some clothes to dry cleaner for which she received a laundry receipt containing a condition that in case of loss customer would be entitled to claim 15% of the market price of value of the article. P lost her new sari, held the terms were unreasonable and P was entitled to recover full value of the sari from the dry cleaner in cases referred above. The respective documents have been accepted without a protest and hence amounted to टैक्स एक्सेम्पटी। 2 केसें लिखना बाकी अपना, हम दिमाग पे आते पहले कल लिख लेंगे। कितना ऑब्वियस है, लिली वाइट ड्राई क्लीनर वाला होगा सर, सुगंध और सफेद। मन्नू स्वामी जिसके कपड़े होंगे। आपको ऐसा लगना चाहिए द केस लॉ ऑट टू बी मन्नू स्वामी उससे लिली वाइट ना। कितना दर्द है तुम्हारे जीवन में, तुम मेरे लेवल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो। मैं बोल रहा हूँ पूरे केस के अंदर दुख दर्द तो मन्नू स्वामी को होगा ना, तो इट हैज टू बी मन्नू स्वामी वर्सेस लिली वाइट। हाँ का समय का उल्टा है सर, क्योंकि हमने अपील करी थी। द ओरिजिनल केस वाज मन्नू स्वामी से लिली वाइट, ठीक है। सपोज हाई कोर्ट में गया केस, फिर लिली वाइट हार गया, तो लिली वाइट सुप्रीम कोर्ट में गया, तो जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो लिली वाइट ने केस करा, तो रिवर्स हो गया सर, लिली वाइट वर्सेस मन्नू स्वामी। तो अपने को एग्जाम में ये लिख आना। डन, लिख लेंगे कल, आप जा सकते हैं। कल इंपॉर्टेंट वाला यूनिट नंबर 2 करेंगे।